अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। अरबिहा, किधर हो भई? वो जो रट्टा मारने में मगन थी यकदम चौंकी। जी लाला। उसने किताब एक तरफ फेंकी और तेज़ी से बाहर भागी। तवील राहदारी अबूर करते ही उसे मंसूर मिल गया। किधर हैं सब? वो खासा झुंझलाया हुआ लग रहा था। आपको कोई काम है तो मुझे बताएं। अच्छा फिर खाना लगाओ, फैसल आया है, मुझे आवाज़ दे देना। वो हुक्म जारी करता वापस मुड़ गया। अरबिहा तवील सांस लेती किचन की तरफ मुड़ गई। कुछ देर बाद उसने खाना लगाया। ड्राइंग रूम के दरवाजे के करीब आके हल्के से पुकारी, लाला मैंने खाना लगा दिया है। ठीक है तुम जाओ। मंसूर की भारी आवाज़ उभरी। वो शुक्र अदा करती वापस आ गई, मगर पढ़ने का सारा मूड गारत हो चुका था। बीए में नया नया एडमिशन लिया था। अगरचा कॉलेज उनके इलाके से पौन घंटे की ड्राइव पर था और उसके मज़ीद पढ़ने पर मलिक हाउस में कोई इतना ख़ास आमादा भी नहीं था, मगर भला हो मंसूर लाला का, जो सबके सामने डट के। उसने तवील सांस बंद करके लेके किताबें बंद की, राइटिंग टेबल सेट की, अलमारी से अपना शब ख्वाबी का लिबास निकाल कर वॉशरूम की तरफ भर गई। लिबास तब्दील करने के बाद उसने बालों में ब्रश किया और लाइट ऑफ करने के लिए आगे बढ़ी। फिर हर बार की तरह इस बार भी उसकी नज़र आहनी दीवार पर लगी उस पेंटिंग पर ठहर सी गई। इस तस्वीर में मंजरकशी बहुत अजीब सी थी। माहौल किसी कदर पुरअसरार और एक बेनाम सा खौफ। अरबिहा की नज़र जब भी उस पर पड़ती थी वो एक सर्द लहर सी खुद में दौड़ती महसूस करती। उसे याद था जब घर को नए सिरे से सेट किया गया था तो ये पेंटिंग कहीं से तोहफतन आई थी। शोमई किस्मत के वो अरबिहा के कमरे में सजा दी गई। तस्वीर में वसी और अरीज सहरा दिखाया गया था, जिस पर काली स्याह रात ने अपना बसेरा कर रखा था। चांद पूरी आबोताब से रोशन था और चांदनी में सहरा की रेत चमक रही थी। चमकती हुई इस रेत के मैदान के ऐन वस्त में एक घुड़सवार था जो अपने घोड़ों को एड़ लगा रहा था। घोड़े के अगले पैर ऊपर को उठे हुए थे। घुड़सवार का लिबास भी स्याह था और मुस्तजात उसने अपना चेहरा भी स्याह ढाटे से ढका हुआ था, जो कि तस्वीर की कशिश और खौफ में इजाफे का सबब बन रहा था। बहुत मध्यम से अल्फाज में नीचे गोइंग टू रिवेंज, इंतकाम के लिए रवाना दर्ज था। इस वक्त भी वो अजीब सी कैफियत का शिकार होकर लाइट ऑफ करके बिस्तर पर आ गई। पता नहीं वो घुड़सवार कौन सा बदला लेने कहाँ जा रहा था। सोचते सोचते वो कब नींद की वादी में उतरी उसे खबर ना हो सकी। सयाह तारकोल की सड़क पर बर्क रफ्तारी से दौड़ती हुई BMW ने अपना रुख कच्ची सड़क की तरफ मोड़ा तो टायर एक लम्हे को ज़ोर से चिरचिराए, फिर इंजन घर्राया और गाड़ी फराटे भरती हुई हवेली की तरफ बढ़ने लगी। शाम का धुंधलका हर सू छा रहा था। कच्चे रास्ते दो रोया लगे बड़े बड़े सफ़ेदे और शीशम के दरख्त खामोश और साकित खड़े थे। माहौल इस वक्त सिर्फ परिंदों के शोर से गूंज रहा था। साए लंबे होते हुए बतदरीज सिमट रहे थे। आखिरकार गाड़ी सुर्ख स्याह इम्तजार से मुज़य्यन मार्बल से बनी हवेली के सामने रुक गई। चौकीदारों ने तेज़ी से गेट के पटवार किए। गाड़ी सयाह बजरी की रवश पर चलती हुई पोर्टिको की तरफ बढ़ गई। निसार ने तेज़ी से भरकर दरवाज़ा खोला। सलाम शाह साई। उसने अदब से सलाम किया। सयाह शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर अजरक ओढ़े। शाह फजल ने जवाबन सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। उसके कदम तेज़ी से मर्दान खाने की तरफ बढ़ रहे थे। निसार के कदम उसका साथ देने की कोशिश में हाँप रहे थे। हवेली में सब खैरियत है? उसने अपने मखसूस बारोब और गरजदार लहजे में पूछा। जी साई, सब खैरियत है। शाह फैसल किधर है? उसने अब अगला सवाल दागा। निसार एक लम्हे को गड़बड़ाया। वो साई अपने दोस्त मलिक से मिलने गए हैं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। शाह फजल के बर्क रफ्तार कदम थम गए। उसकी पेशानी पर एक शिकन आ गई। तुमने उसे मेरे आने के बारे में बताया था? जी साईं। निसार ने नज़रें झुका ली। मेरा पैगाम दिया था? जी साईं। ठीक है तुम जाओ। उसने तवील सांस लेकर कदम जनान खाने की तरफ मोड़ दिए। निसार खान छूटने पर शुक्र अदा करता वापस मुड़ गया। बीबी जान के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसने जेब से मोबाइल निकालकर शाह फैसल का नंबर मिलाया। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हाँ साई, किधर हो? हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हवेली में। पता चला तुम्हारे लिए अपने वीर से अहम अपने सज्जन हैं, इसलिए तो एक माह बाद मिलने की बेताबी सिर्फ अपने मित्रों से थी, हमसे नहीं। उसके तहक्कुम भरे लहजे में तंज की आमेज़िश साफ नजर आती थी। ना ना साईं, अब क्या फ़ायदा, सबूत तो तुमने दे दिया कि तुम्हारे लिए कौन अहम है। उसने तल्ख लहजे में अहम पर जोर दिया। हम सब समझते हैं रिश्तों और दोस्तों का मुकाम तुम हमें मत सिखाओ। तुम हवेली आ जाओ, बाकी बात फिर करेंगे। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी चमकदार से आंखें सुलग रही थीं। उसके बार हाथ सरजनिश करने के बावजूद भी शाह फैसल और मंसूर मलिक की दोस्ती बढ़ती गई थी।
ملک خاندان سے ان کے تعلقات کچھ خاص بہتر نہ تھے، مگر کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، محض ایک لا تعلقی تھی جو بری طرح دونوں خاندانوں کے درمیان حائل تھی۔ شاہ فیصل اور منصور ملک کی بڑھتی ہوئی دوستی میں اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نظر نہ آتا تھا، مگر شاہ فیصل کی بات رد کرنے کی ہمت کس میں تھی؟ اس نے صاف لفظوں میں شاہ فیصل کو منصور ملک سے تعلقات ختم کرنے کو کہا تھا، مگر شاہ فیصل نے صریحاً اسے نظر انداز کر کے اپنی حکم عدولی کی سزا کو گویا مزید سخت کر دیا تھا۔ بی بی جان کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے جبرے بھینچے ہوئے تھے اور ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ تحت نظر پھیلے مالٹے اور سیب کے باغات کے درمیان کچے راستے پر تیزی سے دوڑتی گھوڑا گھاڑی میں سے ایک زینب چھلانگ لگا کر باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور سیدھا مالٹے کے درختوں کے جھنڈ میں گھستا چلا گیا۔ اس کے آشنا انداز اسے یہاں کا رہائشی ظاہر کرتے تھے۔ وہ درختوں کے درمیان جگہ بناتا تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے چوکنا انداز میں چاروں طرف دیکھا، جیپ میں کسی چیز کی موجودگی کا یقین کیا اور اپنے لیے ایک مناسب مورچہ تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی نگاہیں ایک قدرے نیچے کو جھکے اور پھیلے ہوئے درخت پر جا کر رک گئیں۔ اسے یقین تھا وہ دونوں یہاں آئیں گے۔ اس نے اپنی پوزیشن سیٹ کی اور رکابی نگاہ سے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر اپنے کان کچے راستے کی طرف لگا دیے جہاں سے جیپ کی آواز قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو آواز قریب آتی جا رہی تھی اس کے اعصاب مزید تنے جا رہے تھے، دل کی دھڑکن بھی بھری ہوئی سی لگ رہی تھی اور آخرکار وہ جیپ اس کے قریب سے گزر کر قدرے آگے جا کر ترچھی ہوئی اور پھر رک گئی۔ منصور یار کدھر ہو تم؟ شاہ سائیں میں اپنے گیٹ پر پلکیں بچھائے آپ کا منتظر ہوں، منصور نے چپتے ہوئے لہجے میں طنز کیا۔ جواباً فیصل نے ایک بلند و باغ کہا لگایا، فکر مت کرو بابا، ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں بلکہ جلفہ افروز ہو رہے ہیں، ہم اپنی رعایا کی صدا خالی نہیں جانے دیتے۔ فیصل نے ہنسی روکتے ہوئے خالص وڈیرے کے سے انداز میں کہا، مہربانی سائیں، آپ تشریف کا ٹوکرا لے ہی آئیں ورنہ۔ منصور نے دھمکاتے ہوئے فون بند کیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، دونوں کا شکار کا پروگرام تھا، فیصل کو اسے پک کرنا تھا۔ جب ہی منصور پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا، مگر فیصل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ کئی بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی گاڑی لے کر نکل جائے، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اسی کشمکش کے دوران فیصل کی کال آ گئی۔ کچھ دیر بعد گیٹ پر عجیب کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ فیصل دروازہ کھول کر نیچے اتر چکا تھا۔ منصور بڑھ کر اس سے بغل گیر ہو گیا، پھر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ خیریت؟ آج بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں جناب سے۔ کچھ نہیں یار، ایسے ہی دل چاہا تھا، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، دل ہے، کبھی بھی چاہ سکتا ہے اور کچھ بھی چاہ سکتا ہے۔ اب چلیں، منصور نے کہا۔ دونوں جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیپ تیزی سے کچے راستے پہ دھول اڑاتی سیبوں اور مالٹوں کے درخت کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی نہ جانے کیا ہوا، جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ فیصل نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، پھر دروازے کو کھول کر دونوں نیچے اتر آئے۔ فیصل جیپ کا بونٹ کھول کر دیکھنے لگا، تبھی گولی چلنے کی آواز پر منصور نے چونک کر دیکھا۔ ارد گرد کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اپنا روسی ساختہ بریٹا نکال لیا اور فائر کیا، لیکن گولی نہیں چلی۔ مجھے لگتا ہے اس کے ٹریگر میں کوئی مسئلہ ہے، منصور نے ریوالور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ فیصل اس کے ہاتھ سے ریوالور لے کر دیکھنے لگا۔ اب اسے چلا کر دیکھو۔ منصور نے آسمان کی طرف اس کا رخ کر کے ٹریگر دبایا، مگر بے سود۔ منصور ریوالور دیکھ رہا تھا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، فضا ایک دم فائر کی آواز سے گونجی۔ فیصل کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کے سینے سے خون کا فوارہ سا پھوٹا۔ منصور نے بے یقینی سے اسے دیکھا، ریوالور اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ فیصل کا وجود لرزا اور پھر پوری قوت سے کچے میں جا گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کا جاندار وجود پل دو پل میں خاک کے ڈھیر میں مل گیا تھا۔ درختوں پر پھڑپڑاتے پرندے زور و شور سے چیخ رہے تھے۔ منصور پھٹی پھٹی نگاہوں سے فیصل کو دیکھ رہا تھا، جس کی ساکت آنکھوں میں حیرت گویا جم کر رہ گئی تھی۔ خوف نے پوری شدت سے اس پر حملہ کیا۔ میں نے نہیں مارا، وہ پلٹ کر پوری طاقت اور وحشت سے بھاگا تھا۔ سیب اور مالٹوں کے درختوں کے عین وسط میں کھڑی جیپ اور اس کے ساتھ پڑی فیصل کی لاش کے بالکل ساتھ وہ ریوالور گرا پڑا تھا، جس پر منصور کی انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے۔ فضا میں مالٹوں کی خوشبو کے ساتھ ایک بو بھی پھیل رہی تھی اور وہ تھی موت کی بو، جو کہ فیصل کے خوشبودار وجود سے اٹھ رہی تھی۔ شاہ محمود کے دو بیٹے تھے، شاہ فضل اور شاہ فیصل۔ ان کا شمار گاؤں کے وڈیروں میں کیا جاتا تھا۔ شاہ محمود پنچایت کے پنچ تھے اور اپنی انصاف پسندی کی بنا پر پورے گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی اپنی زمینیں اور باغات تھے۔ لاہور میں 3 فیکٹریاں چل رہی تھیں۔ شاہ فضل نے ایگریکلچر میں ماسٹرز کیا تھا۔ اس کی ذات کی سب سے نمایاں شناخت تھی اس کا غرور۔ چلتا تو یوں جیسے سلطنت فتح کر لے گا، بولتا تو یوں جیسے اس کے سامنے اس کی حقیر ترین رعایا کھڑی ہو، دیکھتا تو یوں جیسے آنکھوں سے روح کھینچ لے گا۔ اس کی شخصیت کو اگر 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا تو شاید یہی تھا۔
मुजस्सम गरूर। उसका गुस्सा इतना सख्त और तेज़ था कि बाज़ दफ़ा तो शाह महमूद भी घबरा जाते थे। उसके बाद शाह फैसल था, MBA पार्ट 1 का स्टूडेंट, बला का शरीर, बजला संच और जिंदा दिल। अकड़ तो जैसे उसे छू कर नहीं गुजरी थी। सही मायनों में वो शाह फजल की उल्ट था। फ़िरोज़ मलिक का शुमार भी इलाके की बाहर शख्सियात में किया जाता था, मगर वो गांव के अंदरूनी मामला से हमेशा लाताल्लुक़ और बेखबर रहे थे। उनके 2 ही बच्चे थे, मंसूर मलिक और अरबिहा मलिक। मंसूर उनके साथ वह लाहौर वाली फैक्ट्री में होता था, जबकि अरबिहा ने BA में नया नया एडमिशन लिया था। 19 साल अरबिहा में जैसे मंसूर की जान थी। वो बहन से बेतहाशा प्यार करता था। उसका सबसे बड़ा सबूत यही था कि उसने सबसे बाकायदा टक्कर लेकर उसे आगे एडमिशन दिलवाया था। घर में कोई राज़ी ना था। उनकी फैमिली में लड़कियों को इतना आगे पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था, मगर मंसूर सबके आगे डट गया था। और यूँ इस वक्त वो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। पूरे इलाके में एक तूफ़ान सा आया हुआ था, और वो था शाह फैसल की मौत का तूफ़ान, जिसने हवेली की बुनियादें हिला दी थीं। शाह फजल तो बिफरा शेर बना हुआ था। उसका बस चलता तो मंसूर मलिक समेत उसके पूरे ख़ानदान को आग लगा डालता, मगर ये शाह महमूद की कमाल क़ुव्वत बर्दाश्त थी, जिसने अभी तक उसके ज़ब्त का पैमाना लबरेज नहीं होने दिया था। आज शाह फैसल की मौत को 3रा दिन था। पंचायत बैठ चुकी थी। तमाम सबूत और गवाहियाँ मंसूर मलिक के ख़िलाफ़ थी। यकीनन वो सज़ा का मुस्तहिक ठहरता, मगर तब जब वो मौजूद होता, वो इसी दिन उसी वक्त फ़रार हो चुका था। ताहाल उसका नामो निशान नहीं मिला था। शाह फजल के आदमी पागल कुत्तों की मानिंद हर तरफ उसकी बू सूंघते फिर रहे थे, मगर वो हनूज़ लापता था। एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा था कि लाजमन वो इलाका घर की तरफ निकल गया था। हवेली के मर्दान खाने में इस वक्त गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई थी। तमाम सरकर्दा अफराद मौजूद थे। पंचायत का फैसला सुनाया जा चुका था। ये नामुमकिन है बाबा साईं, शाह फजल की धार गूंजी थी। खून को ठंडा रखो साई, ये फैसला हो चुका है, और याद रखो ऐसे कितने ही मामलात के फैसले हमने भी ऐसे ही सुनाए थे। बाबा साईं का लहजा पुरसुकून था। आपका मतलब है मैं अपने भाई के खून की कीमत ले लूँ, बेगैरत बन जाऊँ? वो पागल होने का था। दूसरा रास्ता ज़्यादा बेहतर है। तुम फ़िरोज़ मलिक की बेटी से निकाह कर लो, उसके चचा शाह फुरकान ने कहा। देखो फजल बेटा, मुजरिम फरार हो चुका था, इसलिए फ़ैसला यही किया गया है कि खून बहा की रकम या लड़की, आगे जो तुम मुनासिब समझो। इस बार उसे समझाने वाले मामू फराज थे। मेरे फैसल का खून इतना अर्जा नहीं कि मैं उसकी कीमत लूँ। वो गड़राया, आंखों में फैली सुर्खी उसके रत जगो और गज़ब की गुमास थी। हाँ, लड़की पर समझौता हो सकता है, वो लब भींचते हुए बोला। सब ने एक नामालूम सी तस्कीन भरी सांस ली। ताहम अब एक नई बहस छिड़ चुकी थी। दूसरी तरफ मलक हाउस पर भी एक क़यामत टूटी हुई थी। फ़िरोज़ मलिक के कंधे झुके हुए थे। वो पंचायत का फ़ैसला सुनकर आगे थे, मगर जाने कि उन्हें यकीन था वो रकम का मुतालबा हरगिज़ नहीं करेंगे। वो शाह महमूद के ख़ानदान को जानते थे। उनकी गैरत का तकाजा यही था कि वो रकम कतन कबूल न करें। वैसे भी उनके पास दौलत की कमी न थी। जैसे ही फ़िरोज़ मलिक दूसरी तरफ सोचते, उनके दिल की नाजुक रगें टूटने लगती, क्योंकि इस तरफ उनकी इकलौती नाजुपली बेटी अरबिहा थी। मलिक हाउस में दाखिल होकर उन्होंने किस हौसले से सबको पंचायत का फ़ैसला सुनाया था, मगर फिर जैसे ज़ब्त की हद ख़त्म हो गई थी, वो ढह से गए और फरजाना मलिक तो जैसे साकित सी हो गई। मेरी बच्ची का क्या कसूर है मलिक साहब? वो रोते हुए पूछ रही थी। फ़िरोज़ ना चाहते हुए भी नज़रें चुरा गए। अगली सुबह उनके शकूक सही साबित हुए। हवेली से फ़ैसला आ चुका था। उसी शाम अरबिहा मलिक को शाह फजल के निकाह में दे दिया गया। अरबिहा ने छोटे से बैग में अपने 4 जोड़े रखे। एक साकित और ज़ब्त से भरी निगाह अपनी किताबों पर डाली, जिनमें से कुछ पर तो उसने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा था। फिर उसकी नज़र दीवार पर लगी उस तस्वीर पर पड़ी। उसने उसे दीवार से उतारा और अपने बैग में रख लिया। रुखसत होते हुए उसकी माँ ने कहा था, वो समझ ले, उसने अपनी ज़िंदगी भाई के ऊपर सदका कर दी। आज उसे हवेली में आए दूसरा दिन था। उसने अभी तक शाह फजल को नहीं देखा था। आज मुलाजमीन की फुर्तियाँ और हवेली में होने वाली हलचल बता रही थी। वो वापस आ रहा था। हवेली में सबका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था, तो बहुत बुरा भी नहीं था। बीबी जान ने उससे मुख्तसर सी बात की और उसे अब कमरे में जाने को कहा। दोपहर के खाने के बाद जब शाम की तैयारी होने लगी, तो खामोश सी बीबी जान के पास आ बैठी, जो ज़ेर लब तस्बीह पर कुछ पढ़ रही थी। फजल पहुंच चुका है, उन्होंने उसे बताया। एक नामालूम सी लहर उसके अंदर दौड़ गई। पता नहीं वो कितना गुस्सीला और तुंदखू था, शायद इतना जितना उसने सबसे सुना था, या शायद इससे भी ज़्यादा। वो जान गई थी कि वो शाह फैसल से बेहद प्यार करता था, जान छिड़कता था उस पर, और अब क्या करेगा वो इसके साथ। तुम किचन में जाकर देखो, खाना तैयार है। बीबी जान ने उसे उसकी सोचों से निकाला। वो सर झटक कर उठी और किचन की तरफ भड़ गई। सब इंतज़ाम देखकर वापस आते हुए वो यकदम रुक सी गई। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी, बीबी जान की आवाज़ के साथ एक मर्दाना आवाज़, जो यकीनन शाह फजल की थी, भारी बारोब पुरतासुर। अरबिहा को अपना दिल कनपटियों में धड़कता महसूस हुआ। वो तेज़ी से वापस मुड़ गई, भागते हुए अपने
कमरे की तरफ आकर उसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुलाजमा उसे खाना देने आई मगर उसने इनकार कर दिया। उसकी भूख प्यास यकलख्त ख़त्म हो चुकी थी। शाम के थाल में रात के सिक्के गिरने लगे। आवाज़ें बतदरीज मद्धम होती गईं और रोशनियाँ गुल। जब हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर वो उछल पड़ी, भर कर दरवाज़ा खोला तो नुदरत खड़ी थी। छोटी बीबी, आपको शाह साई ने बुलाया है। अरबिया ने हरासा होकर उसकी शक्ल देखी। कौन से शाह साई ने? अरबिया ने थूक निकलते हुए पूछा। नुदरत ने हैरान होकर उसे देखा। फजल साई ने बीबी, उसने तसीह की। अरबिया के चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ बुलाया है? उसने बेसाख्ता पूछा। अपने कमरे में। आए, मैं आपको छोड़ आऊँ। अरबिया ने लरसते हाथों के साथ मुश्किल अपनी गर्म शाल को अपने गिर्द लपेटा और उसके साथ चल पड़ी। नुदरत उसे मर्दान खाने में ले आई। फिर एक मनकश दरवाजे के सामने रुक गई, हल्का सा बजाया और धीमी मगर मुअद्दब आवाज़ में बोली, साईं, मैं छोटी बीबी के साथ हूँ, आ जाओ। उसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। नुदरत ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। अरबिया इसके पीछे थी। कमरा क्या था? पूरा शीश महल था। इतना खूबसूरत, इतना वेल फर्निश्ड। अब भी यहाँ ढंग सी रह गई। कोई खिदमत साईं? नुदरत ने पूछा। नहीं, तुम जाओ, उसने हुक्म दिया। नुदरत खामोशी से मुड़ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। अरबिया वो मुश्किल रस्ती टांगों का बोझ संभाले नज़रें ज़मीन पर गाड़े खड़ी थी। उसे लग रहा था वो भी गिर जाएगी। सुर्ख चनील के लिहाफ में नीम दराज वो बड़े सुकून से उसके चेहरे के उड़ते रंगों को मुलाहिजा कर रहा था। सियाह गर्म चाल और सुर्ख प्लेन लीलन के सूट में वो धमक रही थी। उसकी घूर सियाह आंखों में वहशत और खौफ था। चेहरे से वो अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। शाह फजल की न जाने कौन सी हिस्स को तस्कीन पहुंची थी। उसकी नज़रें अरबिया के सरापे पर जमकर रह गई और नज़रों की तपिश से वो कुछ और जर्द हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी सर्द आवाज़ गूंजी। अरबिया, वो मुश्किल हलक से आवाज़ निकाल कर बोली। क्या करती हो? अगला सवाल हुआ। अरबिया को लगा वो किसी तफ्तीशी अफसर के सामने खड़ी हो। पढ़ती हूँ, उसने कहा। फिर यकलख्त अपने गलत जवाब का इदराक हुआ। पढ़ती थी, उसने फ़ौरन कहा। शाह फजल ने कदरे दिलचस्पी से उसे देखा। क्या पढ़ती थी? बीए में एडमिशन लिया था। उसने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। हलक में जैसे कांटे उग गए थे। कब? 1 माह पहले। उसकी टांगें थक चुकी थीं। उसका दिल चाहा काश वो वहाँ से भाग सकती। माँ बाप तो तुम्हारे बड़े खुदगर्ज निकले, बेटे के बदले तुम्हें पेश कर दिया, उसने हिकारत से कहा। अरबिया के सीने में एक अन्नी सी गड़ गई। उसका दिल चाहा वो धारे मार मार के रोए। इस बात का तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश खड़ी आंसू पीने की कोशिश करती रही। यहाँ आओ, उसने हुक्म दिया। अरबिया के कदमों से ज़मीन सिरकी। उसने बेख्तियार सर उठाकर देखा। वो उसके सामने था, अपनी पूरी शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ। स्याह शलवार सूट में आस्तीन ने कोहनियों तक मुड़े, टांगों पर लिहाफ डाले, चमकदार स्याह आंखें और खड़ी नाक, घनी मूंछों तले अनाबी लम्ब बाहम भिंचे हुए थे। उसकी आंखों ने जैसे उसे हिप्नाटाइज कर दिया था। वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में चलती बेड की तरफ बढ़ने लगी। इतना तो तुम जानती होगी कि खून बहा में आने वाली औरतों को क्या हैसियत दी जाती है, उसने सफाकी से कहा। जी नहीं, उसने हिम्मत करके कहा। जान जाओगी। वो तलखी से हंसा था। मुझे नहीं पता बीबी जान ने तुम्हें इस हवेली में क्या हैसियत दी है, मगर यहाँ तुम्हारी हैसियत वो होगी जो मैं मुतय्यन करूँगा, वो रौनक से बोला। अरबिया का सांस जैसे सीने में ही अटक गया। उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। कमरे में तारीकी छा गई, बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह। अंधेरा बढ़ने लगा, चादर उतर गई, दबाव बढ़ता जा रहा था। अरबिया का जी चाह रहा था वो ज़ोर ज़ोर से रोए, माँ को पुकारे। उसकी घुटी घुटी सिसकियाँ और दबी दबी चीखें शाह फजल को कितनी तस्कीन पहुँचा रही थी वो नहीं जानती थी। वो वहशी था और उसकी वहशत और बर्बरियत सहते हुए वो अदमोई सी हो रही थी। वो इसे इतनी गंदी ज़ुबान बोल रहा था कि अरबिया का दिल चाहा काश वो अपने कान बंद कर सकती। रोते गिड़गिड़ाते हुए उसने कितनी बार उससे रहम की भीख मांगी थी। रहम शाह साई रहम। वो मर रही थी। जवाबन उल्टे हाथ का एक भरपूर तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अरबिया ने अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस किया। तेरे भाई ने किया था? वो गड़राया था, बिल्कुल किसी भूखे बेरिए की मानद। वो चीख उठी थी कि बात अब बर्दाश्त और जब्त की हद से निकल चुकी थी और उसकी हज़यानी चीखें सुनकर जैसे वो और भी दरिंदगी पर उतर आया। दर्द की आखिरी हद को छूते हुए उसने कब हवास गंवाए उसे खबर न हुई थी। आओ जांच लेते हैं दर्द के तराजू पर, किसका गम कहाँ तक है, शिद्दतें कहाँ तक हैं। कुछ अजीज़ लोगों से पूछना तो पड़ता है आजकल की मोहब्बत की कीमतें कहाँ तक हैं। उसकी आंख पता नहीं कौन से एहसास से खुली थी। चंद लम्हे वो बेहिस हरकत छत को घूरती रही। फिर हवास बेदार होते ही उसे बेपनाह घुटन का एहसास हुआ। उसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो उसके पास ही तो था, यूं कि वो उसके दाएं बाजू और दाएं टांग के नीचे दबी हुई थी। उसकी सांस मजीद रुकने लगी। यखलख्त रात के मनाजिर उसके जहन के पर्दे पर लहराए। खौफ की एक सर्द लहर थी जो उसके पसीने में नहला गई। या अल्लाह, मैं ज़िंदा हूँ अभी तक। क्यों हूँ मैं ज़िंदा? क्या इतनी हिकारत, इतनी ज़िल्लत सहने का हौसला था मुझ में? क्या मेरे असाब इतने मजबूत हैं? या फिर
وہ سب جو اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیسے سہ لیا میں نے، وہ سب گالیاں جو اس نے مجھے دی ہیں کیسے سن لی میں مر کیوں نہیں گئی؟ اتنی وحشت، ایسی درندگی کیسے جیل گئی میں؟ کیا میں اتنی حوصلہ مند ہوں؟ وہ حیران تھی، بے حد حیران۔ اتنی تسلیر اور ایسی بے حسی، اتنی صفاقی اور جنون۔ اسے اپنے گرد لپٹا، اس کا بازو کسی ناک کی مانند لگا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، ہر اس میں بھر جانے والی اذیت اس کی رگ و جان کو توڑ رہی تھی۔ کتنے بے آواز آنسو اس کے گالوں سے بہتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ سچ کہا تھا شاہ فضل نے، حیثیت کا تعین حقیقتاً ہو چکا تھا۔ کیا حیثیت دی گئی تھی اسے؟ شاہ فضل نے ایک رات میں ہی عملاً اپنے رویے سے اسے سمجھا دیا تھا۔ میرے باہر جنگل تھا اور میرے اندر آگ، آگ نگال لوں سب جل جائے، آگ چھپا لوں خود جل جاؤں۔ کتنے ڈھیر سارے دن بیت گئے، اربیہ کو یاد نہیں تھا، اس نے دنوں کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا، یا شاید اس قید خانے میں وقت کے شمار کا تصور ہی نہ تھا۔ زندگی عین اس انداز میں بسر ہو رہی تھی جس طرح شاہ فضل چاہتا تھا۔ اس کی حیثیت کا تعین ہونے کے بعد وہ تمام مراعات سے بھی مستثنیٰ قرار دے دی گئی۔ اس وقت وہ بالکل اسی انداز میں رہ رہی تھی جیسے دیگر خادمائیں رہتی تھیں۔ ان سب کی طرح وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتی، کچن کا سارا کام اس کے ذمہ تھا، وہ برتن صاف کرتی، دودھ ابالتی، آٹا گوندتی اور بوقت ضرورت سبزی وغیرہ کاٹ لیتی تھی۔ سالن بنانا ندرت کی ذمہ داری تھا۔ اس کے علاوہ شاہ فضل کی ساری ذمہ داری بھی اس پر تھی۔ وہ ملازماؤں کے ساتھ ہی کھاتی پیتی تھی، یا پھر جو شاہ فضل کا بچا کھچا ہوتا، بالکل عام بلکہ کسی حد تک بدوضع کپڑے پہن لیتی تھی۔ سارا دن گدھوں کی طرح مشقت کرنے کے بعد اس کے پاس یہ حق بھی نہ تھا کہ وہ 2 گھڑی لیٹ کر کمر سیدھی کر سکے۔ اسے رات کے کھانے کے برتن صاف کرنے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ کچن بھی صاف کرنا ہوتا تھا۔ سونے کے لیے اسے بہرحال شاہ فضل کے کمرے میں جانا ہوتا تھا۔ یہ شاہ فضل کا حکم تھا جس سے سرتابی کی اسے مجال نہ تھی۔ شاہ سائیں کھانا، اس نے بڑی سی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور مدھم آواز میں کہا۔ وہ کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا۔ جاؤ، اس نے سر اٹھائے بغیر حکم دیا۔ وہ خاموشی سے چلتی باہر آ گئی۔ کچن پہ آ کر اس نے وہ ڈھیر برتن دھونے شروع کر دیے جن سے سارا سنک بھرا ہوا تھا۔ مسلسل کام کر کر کے اس کی کمر دکھ رہی تھی، ٹانگیں جیسے بے جان ہو رہی تھیں، مگر وہ بے حس بنی کام میں لگی رہی۔ احساسات جگا کر کرنا ہی کیا تھا؟ زندگی صرف درد و غم سے عبارت رہ گئی تھی۔ بے حسی نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو رہا تھا۔ وہ کام ختم کر کے باہر نکلنے کو تھی۔ اس کی نظر شاہ فضل کے کمرے سے واپس لائی گئی ٹرے پر پڑی۔ اس کی پلیٹ میں بچے ہوئے چاول موجود تھے۔ اسے ایک دم احساس ہوا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیٹ میں جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار پلیٹ تھام کر نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت قدموں کی چاپ ابھری اور اس کے ساتھ ہی شاہ فضل کی صورت دروازے کے فریم میں دکھائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حکم سائیں، اس نے نظر جھکا کر کہا۔ اب زندگی صرف انہی 2 لفظوں پر محیط ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر کچن میں پڑی ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے حکم دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، اگلا حکم ہوا۔ عربی واہ کے ہاتھ میں کان کی انداز میں پلیٹ کی طرف بڑھ گئی، مگر جانے کیوں ہارنے والا حلق میں اٹک رہا تھا۔ آنسوؤں کا گولا سا حلق میں پھنسا ہوا تھا شاید۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے کروفر سے یوں بیٹھا تھا کہ اس کا دایاں پاؤں بالکل عربیہ کے چہرے کے قریب تھا۔ اگر وہ ذرا سی حرکت کرتا تو لازمت اس کا پیر اس کے منہ پر جا لگتا۔ تذلیل کے احساس سے عربیہ کا چہرہ زرد سا ہو رہا تھا۔ جانے کیوں وہ اس غیر انسانی سلوک کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ صرف چند نوالے لینے کے بعد اس نے ہاتھ روک لیا، خاموشی سے اٹھی، پلیٹ سنک پر دھری، پانی پیا اور ہاتھ دھونے لگی۔ چائے بناؤ، اس کی سرد آواز گونجی تھی۔ وہ خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اسے یاد آیا نہ جانے کتنے دن بیت چکے تھے اسے اس نعمت سے لطف اندوز ہوئے۔ وہ چائے کی دیوانی تھی، مگر یہاں تو 2 وقت کھانا کھانا بھی ٹھیک سے یاد نہ رہتا تھا۔ چائے مگ میں انڈیل کر اس نے مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ مسلسل اس پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ اندر ہی اندر لرز اٹھی، نہ جانے اب کون سی سزا سنائی جانے والی تھی۔ 2 منٹ میں اس نے چائے ختم کر لی تھی۔ مگ اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ اٹھ گیا۔ عربیہ نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے کپ دھو کر اسٹینڈ پر رکھا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ لباس تبدیل کر کے ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مظلوم ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اس کی بھاری پرتحکم آواز میں سوال تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اسے مشکل میں ڈالنے والے سوالات کرتا۔ عربیہ نے اپنی لرزتی ٹانگوں پر وہ مشکل قابو پایا اور قدرے مستحکم لہجے میں بولی، سچ تو یہی ہے، خوب، تمہاری یہی بات اچھی ہے، تم کم بولتی ہو مگر خوب بولتی ہو۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں سہم گئی۔ تمہارے اس ذلیل بھائی کا پتہ نہیں چل رہا، میرے آدمی چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی خیال یہی ہے کہ وہ علاقہ غیر کی طرف نکل گیا ہے، مگر وہ بچ نہیں پائے گا۔ جب تک اس کے ٹکڑے کر کے ملک ہاؤس میں نہیں بھیجواؤں گا سکون نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں خون آشام درندے کی سی پھنکار تھی۔
ضبط کرتے کرتے بھی اربیہ کی آنکھوں سے کئی آنسو لڑک گئے۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ مزید غضبناک ہوا۔ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ وہ جیسے سراپا سوال بن گئی۔ تم خود کو بے قصور سمجھتی ہو؟ وہ دھارا، وہ لرز اٹھی مگر مضبوطی سے کھڑی رہی۔ آج تو وہ جیسے سارے حساب بے باک کرنے پہ تلی بیٹھی تھی۔ وہ کیوں سہے یہ ذلت جب وہ بے قصور تھی؟ منصور ملک نے میرے بھائی کو قتل کر ڈالا اور تمہیں لگتا ہے تم بے قصور ہو؟ وہ اس کا بازو دبوچتے گرایا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا منصور لالا سے کہ وہ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب شاہ فضل کا ہاتھ برق رفتاری سے اس کے گال پر پڑا۔ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھی۔ تمہاری اتنی جرت کہ میرے سامنے بلند آواز میں بولو، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ جنونی ہو کر اس پر جھپٹا اور اسے ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے پیروں کے پے تر پہ پڑنے والی ضربات نے اسے ادموہا سا کر دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی، مگر وہ جیسے ہر صدا سے نا آشنا ہو چکا تھا۔ مارے مجھے جان سے مار ڈالیں، مجھے مارنے سے اگر آپ کا بھائی واپس آ سکتا ہے تو میری جان بھی لے لیں، وہ بلند آواز سے روتے ہوئے بولی۔ وہ ایک دم رک گیا، چند لمحے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا، پھر اس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ تمہیں مارنے سے میرا بھائی تو واپس نہیں آئے گا، مگر میرے سینے میں لگی آگ پر چند چھینٹے ضرور پڑیں گے، وہ صفاقی سے بولا۔ میرے لیے یہ سانسیں بھی اتنی مشکل کیوں ہیں؟ میری آنکھوں کے آگے اتنی دیواریں کیوں ہیں؟ میرے پیروں میں اتنی زنجیریں کیوں ہیں؟ میرے ماتھے پہ ایسی تقدیریں کیوں ہیں؟ وہ جانتی تھی اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، خوشی سے یا ناخوشی سے، باہر کیف اسے اس برزخ میں جلنا تھا۔ اس کے لیے کوئی روزن نہ تھا، اس کے لیے کوئی ہمدرد یا مسیحا نہیں آئے گا، اسے یہ یقین کر لینا چاہیے۔ حویلی کے دیگر افراد یکسر بے پرواہ ہو چکے تھے، بی بی جان سمیت، اور اگر اسے اس طرح ہی زندہ رہنا تھا، اتنی ہی تذلیل اور حقارت کے ہمراہ، وہ زبان چلا کر اپنی سزا کو سخت کیوں کر رہی تھی؟ کیوں چپ چاپ سولی پر نہیں چڑھ جاتی کہ جب مقدر یہی تھا؟ اسے یاد تھا اس نے کبھی ملک ہاؤس میں کچن کا کوئی کام نہ کیا تھا، اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی۔ آگے پیچھے ملازمین کی فوج ہوتی، اور آج تک تیر نے اس سے کیسی دغا بازی کی تھی۔ وہ حالات کے اس رخ پر گھنگ سی تھی، وہ تو بابا کی پڑی تھی جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا۔ آج وہ شخص جو کہنے کو اس کا شرعی شوہر تھا، اس کے سر کا سائیں تھا، کیسے جانوروں کی طرح پیٹتا تھا اسے۔ معمولی سی غلطیوں پر وہ اس کی کھال ادھیڑ ڈالتا تھا۔ وہ کیوں اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا رہی تھی؟ زندگی آسان بھی تو ہو سکتی تھی اگر وہ خاموشی کی عادت ڈال لیتی۔ اس رات فرش پر زخموں سے بھرے وجود کے ساتھ اس نے سوچا اور ایک پختہ فیصلہ کر لیا۔ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، سورج طلوع اور غروب ہو جاتا، اربیہ کی زندگی ان چیزوں سے ماورا ہو چکی تھی۔ اس کے لیے دن اور رات سب ایک جیسے تاریک تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ تصویر اس کی زندگی کی بالکل حقیقی منظر کشی کر رہی تھی، وہ بھی تو ایسے ہی ایک سیاہ صحرا میں پھنس گئی تھی، پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اور کیسی تھی یہ پیاس؟ رشتوں کی پیاس، محبتوں کی پیاس، جس کی طلب کی شدت سے اس کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ اس کے پیچھے وہ گھڑ سوار بھی ویسا ہی تھا جیسا شاہ فضل تھا، انتقام میں اندھا، پاگل، نفرت کا زہر اس کے اندر انڈیلتا۔ تذلیل، بے حسی اور بے التفاتی نے اس کے وجود کی ساری شادابی کو نچوڑ ڈالا تھا۔ رنگت میں زردیاں کھنڈ گئی تھیں، آنکھوں کے گرد گہرے ہوتے ہلکے اور پپڑی زدہ ہونٹ وہ اربیہ کا سایہ معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت وہ اور ندرت دونوں کچن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی۔ ندرت، جی اربی حبیبی، وہ ادب سے بولی۔ یہ اتنی ساری عورتیں بی بی جان کے پاس روز کیوں آتی ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ دعا کے لیے۔ ندرت نے کہا، کیا مطلب؟ بیگم سائی کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ ندرت نے عقیدت سے کہا، اچھا میں بھی ان سے ایک دعا کے لیے کہوں؟ وہ کچھ ہچکچا کے بولی، کیوں نہیں بی بی، آپ کا تو حق ہے۔ حق؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے باہر دیکھا، بڑا سا صحن اب خالی ہو رہا تھا، بھیڑ بتدریج چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بی بی جان کے پاس آ بیٹھی، بڑی عقیدت سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میرے لیے بھی ایک دعا کیجیے بی بی جان۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ دھرا اور کہا، بول بیٹی، میرے لیے دعا کیجیے بی بی جان کہ اللہ تعالیٰ میری سانسیں مختصر کر دے، اب اور جینے کی خواہش نہیں رہی۔ اس کی بند آنکھوں سے دو آنسو بہہ نکلے۔ بی بی جان کو جھٹکا سا لگا، ایسے نہیں کہتے بیٹی، زندگی تو رب کی نعمت ہے۔ انہوں نے اسے پیار سے جھٹکا۔ بی بی جان، جب نعمت بوجھ لگنے لگے تو اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، وہ کربناک لہجے میں بولی تھی۔ ندرت حیرت سے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی واپس کچن کی طرف بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ ندرت خاموشی سے مردان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ معمول کے کام نپٹا کر مردان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ دن کی مشقت اختتام پذیر ہو چکی تھی تو کیا ہوا، رات کی تو باقی تھی۔ بس زندگی اب جہد مسلسل کا نام ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ اربیہ خاموشی سے واش روم کی سمت بھر گئی۔ جب لوٹی تو اس کے بدن پر سفید سلکی نائٹی تھی، لبوں پر بے حد چمکدار سرخ لپسٹک تھی اور بال شانوں کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ یہ اس کا حکم تھا جس کی اسے ہر حال میں تعمیل کرنا تھی۔
वो बिस्तर पर दराज हो चुका था। अरबिहा झुक कर उसके पैरों पर लिहाफ फैलाने लगी, फिर पाइंती वाली साइड पर बैठकर उसके पैर दबाने लगी। ये तो रोज़ का मामूल था। सर झुके होने के बावजूद भी वो शाह फजल की खुद पर जमी निगाह महसूस कर सकती थी। उसकी हथेलियाँ भीगने लगी। आज बीबी जान से क्या बात हुई है तुम्हारी? उसकी भारी सर्द आवाज़ अरबिहा को पसीने में नहला गई। उसका रंग इतनी तेज़ी से जर्द पड़ा कि शाह फजल को लगा जैसे उस पर जर्द रंग का पेंट कर दिया गया हो। कुछ कहने की कोशिश में उसके लब कप कपाए, फिर बाहम पैबस्त हो गए। उसने सहमी हुई हरासा निगाह उठाकर एक नज़र शाह फजल को देखा और फिर फ़ौरन सर झुका लिया। क्या पूछ रहा हूँ मैं? उसका लहजा मज़ीद सख्त हुआ था। वो सारी जान से लरस गई। वो नुदरत ने बताया था कि बीबी जान की दुआ बहुत कबूल होती है। मैंने उनसे कहा वो मेरे लिए भी दुआ करे। वह रुक गई। आगे हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। उसने कदरे दिलचस्पी से उसे देखा। कैसी दुआ? यही यही कि वो फिर रुकी, मगर बताना लाजिम था। वो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी सांसें मुख्तसर कर दे। उसने हिम्मत करके कह तो दिया, मगर अब दम सादे उसके रद्द अमल की मुंतज़िर थी। बस इतनी सी ख्वाहिश है तुम्हारी? वो हैरत से बोला और हाथ भरा कर उसे नज़दीक कर डाला। ये ख्वाहिश तो तुम्हारी मैं भी पूरी कर सकता हूँ। दुआओं से ज़्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ मैं। उसका हाथ उसकी गर्दन पर रेंगने लगा। अरबिहा की सांस रुकने लगी। उसकी आंखों में पानी निकलने लगा, मगर वो बेहिस हरकत रही। तुम्हारी एक चीज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी फर्माबरदारी। मुझे यकीन है मैं अगर तुम्हें मार भी डालूं तो तुम मुज़ाहमत नहीं करोगी, है ना? वो यकीन चाह रहा था। जी साईं, वो धीमे लहजे में बोली। पूरा वजूद होले होले लरस रहा था। मुझे एक बात की खुशी है अरबिहा कि तुम अपनी ज़ुबान बहुत कम इस्तेमाल करती हो, और ये तुम्हारे हक़ में एक प्लस पॉइंट जाता है। जब तुम हवेली आई थी तो काफ़ी बदतमीज़ थी। नहीं, अब तो काफ़ी कुछ सीख चुकी हो। वो बेरहमी से उसके दिल को कुचोके लगा रहा था। वो लब कुचलते हुए आंसू रोकने की कोशिश करती हलकान होने लगी। इतना डरती हो? क्यों डरती हो इतना मुझसे? एक बार फिर एक मुश्किल सवाल का फंदा उसके लिए तैयार था। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? उसने कहते हुए अरबिहा को मज़ीद अपने करीब कर लिया। पता नहीं। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। शाह फजल ने लिहाफ ऊपर खींचा तो वो मुकम्मल तौर पर लिहाफ में छुप गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो उसके फराक सीने में मुँह छुपाकर शिद्दत से रो पड़ी। मत रोया करो इतना। उसका मूड ख़राब हुआ था। अरबिहा की सिसकियाँ फ़ौरन मद्दम पड़ी थीं। खुद पर काबू पाते हुए वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद कहाँ? अरबिहा, उसने पुकारा। जी। वो मध्यम सा बोली। लिफाफ खिसका कर शाह फजल ने उसका चेहरा देखा। रोने के बायस आंखें मुतवर्रम और नाक सुर्ख हो चुकी थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बाजुओं में भेंच लिया। कुछ नहीं, सो जाओ। अब की बार उसका लहजा बदला हुआ था। अगली सुबह बहुत चमकदार और निखरी हुई थी। वो खामोशी से कमरे से निकल आई। लॉन में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो जाली के दरवाजे के पास आ बैठी। हालांकि उसे बंद कमरों से हमेशा वहशत होती थी। वो तो मलक हाउस में हमेशा अपने कमरे की खिड़की खुली रखती थी। उसी वक्त नुदरत अपने आंचल में ढेरों फूल समेटे अंदर आई। उसे यूं बैठा देखकर चौंक गई। क्या बात है बीबी, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, वैसे ही। वो उठ गई। तुम मुझे इतने एहतराम से मत बुलाया करो नुदरत, मेरी हैसियत तो तुमसे भी गई गुजरी है। वो तलखी से बोली। आप कैसी बातें कर रही हैं बीबी? नुदरत हैरान हुई। ठीक कह रही हूँ। वो वापस पलट गई। आज शाह फजल को लाहौर जाना था। उसे उसको तैयार होने में मदद देना थी। वो वापस मर्दान खाने की तरफ भट गई। वो कमरे में आई तो वो अभी तक बेखबर सो रहा था। उसने आहिस्तगी से उसका शाना हिलाया। शाह साईं, उठ जाएं, आपको लाहौर जाना है। वो आहिस्तगी से बोली। वो थोड़ा सा कसमसाया, फिर आंखें खोल दी। कपड़े निकाल दो मेरे। वो लिहाफ पड़े करता उठ बैठा। जी, क्या पहनेंगे? वो लिहाफ समेटते हुए बोली। शलवार सूट निकाल दो। वो वॉशरूम की सिमत भरते हुए बोला। अरबिहा सर हिलाती हुई अलमारी की सिमत भर गई। कुछ देर बाद वो क्रीम कलर के शलवार सूट में मलबूस ब्राउन वास्किट पहने लौटा तो बिल्कुल रवायती जागीरदार लग रहा था। बेपनाह वजी और शकील, स्याह गीले बाल माथे पर बिखराए वो वाकई गज़ब ढा रहा था। अरबिहा चंद पल उसे यकटक देखती रही, ये सोचे बगैर कि वो बला का जीरक था। कैसे महसूस न करता। फ़ौरन पलटा। उसे अपनी तरफ महवियत से देखता पाकर बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया। बस हार बैठी हो दिल। वो तमस्खर से हंसा। अरबिहा के सीने में जैसे किसी ने जहर आलूद खंजर पेवस्त कर दिया। उसका रंग पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख। वो खामोशी से चेहरा झुकाकर गीला तौलिया उठाने लगी, इससे पहले कि वो बाहर निकलती। बाजू उसकी गिरफ्त में आ गया। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का? उसके लहजे में महसूस होने वाली कैफियत थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुन के उसने अरबिहा का बाजू छोड़ दिया। अरबिहा ने बेदर्दी से होंठ काटे। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और नुदरत अंदर आ गई। सलाम साईं, सुबह बखैर। उसने कलियों के छोटे छोटे ढेर साइड टेबल पर रखे और वापस मुड़ गई। नाश्ता करेंगे? अरबिहा ने मौका गनीमत जानकर बात बदली। नहीं, चाय ले आओ। वो भी मुड़कर बाल बनाने लगा। अरबिहा शुक्र करती बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो चाय ले आई। वो दाएं हाथ से मग थामे सोफे पर बैठकर बाएं हाथ से मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगा। अरबिहा ने उसके मोजे निकाले और ज़मीन पर बैठकर जूते पहनाने लगी। तुम्हारे वालिद साहब का फ़ोन आया था। शाह फजल ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा।
وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بات کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس نے موبائل اربیہا کی جانب بڑھایا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا بات، مجھے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جنہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ اس کا تنفس بے ترتیب تھا اور بڑی بڑی غلافی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ شاہ فضل نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے اور موبائل جیب میں ڈال کر اٹھ گیا۔ فی امان اللہ، اربیہا نے آہستگی سے کہا۔ شاہ فضل کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بے اختیار پلٹا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اربیہا کی آنکھیں چھلک اٹھیں، پھر آہستگی سے اس سے الگ ہوئی۔ شاہ فضل کے ہاتھ نے نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپایا اور واپس مڑ گیا۔ وہ ساکت و سامت سی کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ شاہ فضل تھا، اتنا نرم، اتنا مہربان۔ اس نے بے یقینی سے اپنے گال کو چھوا جو ابھی تک اس کے ہاتھ کے لمس سے دہک رہا تھا۔ اربیہا معمول کے مطابق رات کے کھانے کے بعد کچن صاف کر رہی تھی جب اس نے ندرت کو اندر آتے دیکھا۔ تم یہاں اس وقت، کیا بات ہے؟ اربیہا نے حیرانی سے پوچھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ندرت نے اضطرابی انداز میں انگلیاں چٹکائیں اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ندرت؟ وہ الجھ گئی۔ وہ اربیہا بی بی، آج فیصل سائیں کا جنم دن ہے، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا۔ اربیہا کو جھٹکا سا لگا۔ کیا شاہ سائیں کدھر ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ میں نے ابھی انہیں فیصل سائیں کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ آپ سے مجھے کہنا تھا آپ خاموشی سے اپنے کمرے میں ہی سو جائیں، مردانے میں مت جائیے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ازراہ ہمدردی کہا۔ کیوں؟ وہ جی انہیں آپ کو دیکھ کر پھر غصہ آ جائے گا، اس نے سمجھایا۔ اربیہا کو سمجھ میں نہ آیا وہ ہنسے یا روئے۔ کون سی بات کر رہی تھی وہ؟ کون سے غصے کی بات کر رہی تھی؟ وہ غصہ، وہ طیش اور وہ اشتعال جسے جھیلتے ہوئے وہ اتنی سخت جان ہو گئی تھی کہ اسے خود پر حیرانی ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے تسلی دلائی اور پلٹ کر سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ ندرت مطمئن ہو کر واپس مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اربیہا نے ایک طائرانہ نظر کچن پر ڈالی اور لائٹ آف کرتے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ اس کے قدم مردانے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ اس نے شاہ فیصل کے کمرے، جو اس نے ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا، کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی شاہ فضل کھڑا تھا۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر منہ مڑا اور اربیہا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں فوٹو فریم تھا۔ غالباً نہیں، یقیناً اس میں شاہ فیصل کی تصویر تھی۔ اربیہا نے شاہ فضل کا چہرہ دیکھا اور لرز گئی۔ کتنا درد تھا اس کے چہرے پر، کتنا کرب، یوں جیسے کائنات کی ہر اذیت، روئے زمین کا ہر دکھ، 7 سمندروں کی پیاس اس کے چہرے پر سمٹ آئی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں کتنی کرب امیز محرومی سے آویزاں تھیں۔ اس کی مغرور کھڑی ناک پہ کتنی بے بسی تھی۔ اتنا محروم اور اتنا پروحشت چہرہ، اربیہا کو لگا یہ چہرہ اس کا اپنا تھا۔ بالکل ایسا ہی تو تھا اس کا چہرہ، محرومیوں کی دھوپ میں اٹا، رشتوں کی پیاس میں بھٹکا ہوا۔ آؤ ہم اپنے دلوں کو اپنی اپنی مٹھیوں میں اتنی زور سے جکڑ کر لیں کہ شریانوں میں پھوٹنے والا کرب یہیں کہیں گم ہو کر رہ جائے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ میری آگ کو بھڑکانے یا میرے احساس ضیاء کا اندازہ لگانے کے لیے؟ وہ بہت ٹوٹے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آج فیصل کا جنم دن ہے، اگر وہ ہوتا تو آج وہ 22 سال کا ہو جاتا۔ اس کا لہجہ کتنا خالی تھا۔ آپ بہت پیار کرتے تھے ان سے؟ وہ پتہ نہیں کیوں پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، بہت پیار کرتا تھا میں اس سے۔ یہ دیکھو دیکھو، اس کمرے میں ہر چیز میری پسند کی ہے۔ میری پسند کو اولویت دیتا تھا۔ ہمیشہ جب حویلی آتا تو کہتا لالا اب آپ شادی کر لیں، اور میں ہر بار ہنس دیتا۔ میں کہتا تم اپنا MBA پورا کر لو، پھر اکٹھے ہی کر لیں گے، اور وہ فوراً بھدک جاتا۔ میری کیوں؟ اور میں کہتا ارے بھائی مجھے تمہارے بغیر کام کرنے کی عادت نہیں ہے نا، اور شادی کے لیے مورل سپورٹ تو مجھے تم سے ہی ملے گی۔ جب مجھے پتہ چلے گا کہ قربان گاہ میں صرف میں ہی نہیں تم بھی ہو، وہ آگے سے بس ہنستا جاتا، اور میں جو کبھی بلند آواز میں ہنسنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کے آنے پہ یہ حویلی میرے قہقہ سے گونجا کرتی تھی۔ یہ دیکھو، شاہ فضل نے ہاتھ میں پکڑی تصویر اسے دکھائی۔ اربیہا نے دھندلی نظروں سے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے وہ 2 چہرے اس کے سامنے تھے، شاہ فضل اور شاہ فیصل۔ وہ تصویر سائڈ پر رکھ کر الماری کی سمت بھر گیا۔ اس نے دونوں پٹ کھول دیے۔ اندر آج بھی اس کے کپڑے اسی طرح سجے تھے، شرٹس، جینز، ٹائیاں، 3 پیس، شلوار کرتے، اجرکیں اور جیکٹس۔ یہ سب اس نے میرے ساتھ جا کر خریدے تھے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں پٹ بند کر دیے اور اس سے پشت لگا دی۔ ہر صبح میں انتظار کرتا ہوں کہ میرے سیل پر کال آئے گی اور وہ ہنستے ہوئے کہے گا لالا آپ بہت یاد آ رہے ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، اور میں اسے ڈانٹ دوں گا اور کہوں گا تم خود آ جاؤ، میں بہت مصروف ہوں۔ لیکن ہر صبح، ہر شام، ہر رات میرا دل صرف انتظار ہی کرتا رہتا ہے، اور میرا فون، اس پر کوئی بیل نہیں بجتی، حالانکہ رنگ ٹون اس نے خود سیٹ کی تھی۔ کہتا تھا تھوڑے سے ماڈرن ہو جائے۔ اب وہ نہیں آئے گا، اب تو صرف میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اس نے نچلا لب دانتوں سے کچل ڈالا۔ مگر یہ انتظار ختم نہیں ہوتا۔ بہت روکا تھا میں نے اسے، بہت سمجھایا تھا کہ وہ منصور ملک سے دوستی ختم کر دے،
मगर वो माना ही नहीं। वो तो मेरी हर बात मानता था, हुक्म समझकर। जो मैं कहता उस पर करना लाजिम हो जाता। मगर पता नहीं मंसूर मलिक के मामले में उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। क्या दुश्मनी थी उसे मेरे फैसल से? क्यों उसने ऐसा किया? क्यों उसने मेरे वजूद का टुकड़ा छीन लिया मुझसे? क्यों अधूरा कर दिया मुझे? क्या बिगाड़ा था मेरे फैसल ने उसका? उसके लहजे में टूटी किरचियों की सी चुभन थी। मेरा दिल चाहता है कहीं से एक बार मंसूर मेरे सामने आ जाए और मैं उससे पूछूं कि मुझे फैसल की वो गलती तो बता दे जिसकी पादाश में उसने इतने बेरहमाना तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी आंखों की सुर्खी बतदरीज गहरी होने लगी। अरबिया को लगा वो भी रो देगा। आज मेरे इस सेल पे उसके कितने ही दोस्तों की कॉल्स आई थी। वो सब उसकी सालगिरह मना रहे थे। उसके ना होने के बावजूद कोई मेरे दुख का तो मुदावा करे। वो मुझे नज़र क्यों नहीं आता? मैं किसी भटकी हुई रूह की मानद इस हवेली में चकराता रहता हूँ। ये हवेली, ये गाँव, ये खेत खलियान, हर जगह इस उम्मीद पर कि वो मुझे कहीं तो दिखाई देगा। उसकी हंसी में एक बार फिर सुकून सुन सकूंगा। मगर मेरा इंतज़ार इंतज़ार ही रह जाता है। उसकी गर्दन जैसे गम के बोझ से भारी होकर सीने पे गिर गई। वो थके हुए अंदाज में कारपेट पे बैठ गया। एक बार नफ्सियात के प्रोफेसर ने ह्यूमन एडिक्शन की तारीफ करते हुए कहा था, हम जब ज़िंदगी में किसी दूसरे की शख्स के साथ के आदी हो जाते हैं तो नशे की तरह हमारी तलब बन जाता है। ये शख्स हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है, हमें छोड़ देता है और हमसे बहुत दूर चला जाता है, तो हम अज़ियत और दर्द के नाकाबिले बयान तजर्बे से गुजरते हैं। ये अज़ियत मुझे मुस्तकबिल की तरफ नहीं बढ़ने देती, मुझे अंदर से काटती रहती है, बिल्कुल किसी निगले हुए ब्लेड की तरह। और ये अज़ियत मुझे एक जुनूनी कैफियत में धकेल देती है। मेरा दिल चाहता है मैं हर चीज़ तहस नहस कर दूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे में मुझे मंसूर का चेहरा नजर आता है, वो कातिल चेहरा जिसे याद करके मेरा खून खोल उठता है। मैं खुद पर से इख्तियार खो देता हूँ। तुम्हें अजियत देने की ख्वाहिश होती है, फिर मैं भी ये भूल जाता हूँ कि तुम अरबिया हो, मंसूर मलिक नहीं हो। लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता, शायद वो कभी नहीं मिल सकेगा। ये जहनी खलजान शायद मुझे पागल करके छोड़ेगा। उसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। तुम चली जाओ यहाँ से, कम अज़ कम आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, इससे पहले कि मैं एक बार फिर खुद से इख्तियार खो दूँ। तुम जाओ जाओ। वो बुलंद आवाज़ में धारा था। अरबिया ने हरहसा होकर उसे देखा और इस तरारी अंदाज में वापस मुड़ी और भागती हुई बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर उसने मजबूती से दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिर गई। उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे तो उसे एहसास हुआ उसके चेहरे से आग की लिपटें उठ रही थीं। तुम ठीक कहते हो शाह फजल, तुम हकीकतन वो नहीं हो जो मेरे लिए हो। तुम सिर्फ इंतकाम में अंधे हो रही हो। तुम्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, लेकिन अरबिया मलिक उस वक्त तक शायद जिंदा न रहे। मंसूर लाला, ये आपने क्या कर दिया? आपको शायद एहसास ही नहीं कि आपने इस हवेली के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। पहली बार उसे मंसूर मलिक से शिकायत हुई। वो उसके खिलाफ सोच रही थी और पहली बार उसे शाह फजल हक पर नजर आ रहा था। वो भी लाशोरी तौर पर इसी ह्यूमन एडिक्शन का शिकार हो रही थी। हमारे सब्र को नेज़े की सूरत गमों के दिल में गड़ना आ गया है। दिसंबर की अवलीन सुबह बेहद खनक और बर्फीली थी। हवेली में जैसे इस सर्दी का कोई असर ही न था। तकरीबन सभी मुलाजमन अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। अरबिया भी इस ठटरती हुई सर्दी में किचन में मसरूफ़ थी। शाह फजल के लिए नाश्ता बनाते हुए उसे सर्दी के बायस झुर्रियाँ सी आ रही थी। उसने बड़ा सा चाय का मग रखा और ट्रे लरसते हाथों में थामते हुए बाहर की सिंध भर गई। मर्दाने की सिंध भरते हुए उसने अपने सर्द हाथों में पकड़ी ट्रे को वो मुश्किल थामा हुआ था, वरना उसे यूं लग रहा था ट्रे अब लुढ़की के तब वो शाह फजल के कमरे से कुछ ही दूर थी। जब अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो सामने से आते शाह महमूद को देख ही नहीं पाई। एक ज़ोरदार टकराव के नतीजे में सब कुछ ज़मीन बोस हो गया। अरबिया के हलक से एक अजियत भरी चीख निकली। गर्म चाय ने उसके पैर जला डाले थे। कुछ चाय शाह महमूद के कपड़ों को भी दागदार कर गई। वो बेख्तियार धार उठे। तुम बेवकूफ़ अंधी हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? उनका हाथ बेख्तियार उठ गया। वो जर्द रंगत लिए लर्ज रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम पीछे हटकर अपने पैर में चुभी हुई वो किरची निकाल सकती जो उसे बेहद तकलीफ दे रही थी। शाह महमूद की धार से पूरा मर्दान खाना गूंज रहा था। मनहूस, मेरा बेटा खा लिया तुम्हारे भाई ने, अब तुम क्या चाहती हो? मुझे मत दिखाया करो अपनी शक्ल, जी चाहता है गोली मार दूँ तुम्हें। जलील, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे। उसी वक्त शाह फजल के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो तेज़ी से बाहर आया। गीले बाल माथे पर बिखराए वो गालबन नहायत उलझत में बाथरूम से बाहर निकला था। क्या बात है बाबा साईं? उसने मामले की नौयत समझ लेने के बावजूद इस्तफसार ज़रूरी समझा। इसे चलने की तमीज़ सिखाओ। वह सर्द लहजे में कहते दोबारा अपने कमरे की तरफ मुड़ गए, यकीनन लिबास तब्दील करने के ख्याल से। शाह फजल ने अरबिया को देखा। ख़तरनाक हद तक जर्द रंगत लिए लरसते वजूद के साथ वो आंसू जब्त करने की कोशिश में निढाल सी हो रही थी। उसने अरबिया का बाजू पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह खींची चली गई। उसे अंदर लाकर सोफे पर बिठाया। खुद दराज खोलकर उसके पैरों पर लगाने के लिए मरहम ढूंढने लगा। थोड़ी सी तलाश के बाद वो मतलूबा मरहम निकाल कर उसके पास आया और फिर
इस सदी का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। वो उसके पैरों के नज़दीक झुक कर बैठ गया। उसने उंगली की पोर से मरहम लगाना शुरू की। जैसे ही उसके हाथ ने अरबिहा का पैर छुआ, अरबिहा के तने मुर्दा में जैसे जान सी पड़ गई। उसने बेसाख्ता सिसकी सी भरी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। वो बेना कोई रद्द अमल ज़ाहिर किए अपना काम करता रहा। मरहम लगाने के बाद टिशू से हाथ साफ किया और उसके बराबर बैठ गया। अरबिहा इधर देखो। उसने हाथ अरबिहा के शानों पे दराज करके उसे करीब कर लिया। क्या हुआ था बताओ मुझे। उसका लहजा नरम था। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं कैसे ट्रे मेरे हाथों से छूट गई। वो रोते हुए उसे यकीन दिला रही थी। शाह फजल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर चाय उन पे गिर गई, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसका सर झुका हुआ था। शाह फजल ने दाएं हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया, जो आंसुओं से तरबतर था, और फिर यखलख चौंका। उसकी नज़र अरबिहा के गाल पर जम गई। असलात खींच के और भुवों के बीच एक शिकन आ गई। उन्होंने हाथ उठाया तुम पर। उसके लहजे से ही जाहिर था कि उसे किस कदर नागवार गुजरा था। अरबिहा ने इस बात में सर हिला दिया। शाह फजल के लब भींच के उसने अरबिहा का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बेड तक ले गया। लेट जाओ, तुम ठीक नहीं हो, उसने हुक्म दिया, मगर इतने नरम लहजे में। अरबिहा धंग सी लेट गई। वो उस पर सुर्ख चनील का लिहाफ बराबर करके उठा और सेंट्रल हीटर ऑन करने लगा। उसके बाद उसने नुदरत को बुलाकर गर्म दूध और उबले हुए अंडे लाने का कहा। फ़ौरन ही हुक्म की तामील की गई। उसने अंडे और कांटा उसकी तरफ बढ़ाया। वो खाने लगी। फिर दूध का गिलास पकड़ाया। उसने घूंट घूंट दूध पिया और गिलास वापस ट्रे में धर दिया। नुदरत ने ट्रे उठाई और शाह फजल की तरफ मुड़ी। आपके लिए नाश्ता लाऊं? उसने पूछा। नहीं, अब तुम जा सकती हो, उसने कहा। वो खामोशी से चलती बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलने के बाद शाह फजल ने दरवाजे का बोल चढ़ाया और उसके करीब आ गया। अरबिहा के पैरों पर लगी मरहम जज्ब हो चुकी थी। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं यहीं हूँ। वो इसके करीब नीम दराज हो गया। अरबिहा ने बेबसी से उसे देखा और पलकें मूंद ली। एक एक करके कितने ही आंसू बेख्तियार गिरते चले गए। क्या बात है? वो उलझा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसने झूठ बोला। वो ये ना कह सकी कि शाह फजल, इतना नरम रवैया, इतनी तवज्जो और इतनी केयर न दो मुझे। मैं तो तुम्हारे जुल्म और ज़्यादती की आदी हो चुकी हूँ। अब यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शाह फजल खामोशी से उसे देखता रहा। उसके दिलो दिमाग के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई थी। क्या ये मज़लूम लड़की इस काबिल नहीं, शाह फजल, कि तुम कुछ देर के लिए इसे अपने हाथों की नरमी बख्श दो? क्या ये बेगुनाह लड़की इस काबिल नहीं, तुम्हारी वहशतों के चिराग अपने लहू से जलाने वाली ये लड़की जिसे तुमने जी बढ़ के रोंदा है, इस काबिल नहीं? कोई इसके अंदर बोल रहा था। वो हार गया। उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और उसकी पेशेमानी पे धर दिया। पेशानी होगा, पेशेमानी नहीं। उसकी पेशानी पे धर दिया। अरबिहा की आंखें पट से खुल गईं। उसकी नज़रों से मिली और झुक गईं। वो नरम हाथ रखते हुए उसका सर दबाने लगा। अरबिहा के अंदर रिम झिम सी होने लगी। एक लज्जत अमेज़ सुकून उसकी रग रग में सरायत कर गया। वह कब नींद की वादी में उतर गई, पता ही न चल सका। मैं एक बात सोच रही हूँ नुदरत, उसने रात के खाने के लिए तेज़ तेज़ चावल चुनते हुए नुदरत से कहा, वो जो बड़े ध्यान से सालन पर कटा धनिया छिड़क रही थी। चौंकी। क्या बात? क्या? वो रुक सी गई। क्या शाह साईं शुरू से ही इतने गुस्से वाले हैं? उसके सवाल में इतनी सादगी और चेहरे पे ऐसी मासूमियत थी कि नुदरत को प्यार आ गया। नहीं अरबिहा बीबी, वो बस कुछ संजीदा मिजाज थे, मगर इतने गुस्से वाले का वाकई नहीं थे। मगर जब से फैसल साई गए हैं ना, तो किसी ने उन्हें मुस्कुराते नहीं देखा। हंसना तो जैसे भूल गए हैं। कभी कभी बेगम साहिब बहुत रोती हैं, कहती हैं मेरी किस्मत में मेरे बच्चों की खुशी थी ही नहीं। एक के लिए तो सब्र कर लूँ कि उसकी ज़िंदगी में इतनी ही थी, मगर इसका क्या करूँ जो जीता जागता आंखों के सामने है। मगर उस तरह के लाशे का सा गुमा होता है, ना खुद सुकून में है, ना वो मासूम बच्ची जिसको मुफ्त में बैठे बिठाए अजाब भुगतना पड़ गया। अरबिहा चावल चुन चुकी थी जब ही सिंक में धोने के लिए मुड़ गई। किचन में खामोशी थी। नुदरत सालन को दम लगाकर बाहर जा चुकी थी। वो बड़े मगन से अंदाज में हाथ चावलों में डिबोए हुए छप छप कर रही थी। बेख्याली में दुपट्टा सर से खिसक कर कंधों पर ढलक आया। उसने चावल धोकर बाउल शेल्फ पर धरा, जब अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर मुड़ी और हैरान रह गई। उसके ऐन सामने शाह फजल खड़ा था। वो कदम कदम चलता उसके सामने आ गया। अरबिहा दम साधे उसे देख रही थी। यखलख्स शाह फजल ने आगे हाथ बढ़ाए। वह झिझक कर पीछे होने लगी कि उसने अरबिहा का ढलका आंचल उठाकर उसके सर पे डाल दिया। चादर औरत की इज्जत होती है अरबिहा, अपनी इज्जत की हिफाजत करना सीखो। उसका लहजा मध्यम था। वो साकत से उसे देखती रही। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं, बल्कि चला गया। वो एकदम से जैसे हवासों में लौट आई और फिर उसने इस नाकाबिले बयान खुशी को महसूस करने की कोशिश की जो उसके अंदर फैल रही थी। ये एहसास कितना जाँफिज़ा था कि शाह फजल को उसका एहसास था। वो उसे अपनी इज्जत मानता था, उसे फ़र्क पड़ता था। उसने खिड़की से लॉन के पौधों और पत्तों पर चमकती धूप को देखा और उसे अपना दिल भी इनकी तरह चमकता दमकता लगा। पता नहीं ये सब क्या था, शायद किसी नए जज्बे का नुक्ता आगाज़, या शायद किसी नई कहानी का उन्वान। आज घर पर ही था। सुबह से ही वो उसके मामूलात का गहरी निगाह से जायज़ा ले रहा था।
सुबह का नाश्ता बनाने के बाद वो मुलाजमाओं के साथ सफाई सुथरवाई में लग गई। दोपहर हुई तो खाने की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान वो एक आध बार कमरे में भी आई थी। चुपचाप दबे पाँव लवर लाइट ऑफ किए पड़ा हुआ था। शायद वो यही समझ रही थी कि सो रहा है। जब ही तो यूं गरबा पाई से चलती अंदर आई थी। जब वो दोपहर का खाना लेकर अंदर आई तो उसके साथ शाह महमूद को बैठा देखकर झिझक सी गई। उसने ट्रे साइड टेबल पर धरी। इधर आओ लड़की, उनकी पुरतहकम आवाज़ गूंजी। वो सहम सी गई। कैसी बेहिस और जलील लड़की हो तुम। तुम्हें एहसास है कि मेरा बच्चा सुबह से इस कमरे में पड़ा है। तुमने ना पूछना गवारा किया ना बताना। वो सख्त लहजे में बास पुर्स कर रहे थे। उसने हरासा होकर शाह फजल की सूरत देखी। मैं समझी आप सो रहे हैं। तुम अपनी समझ अपने पास रखो और आंखें खोल कर रखा करो, उन्होंने तहकीरामेज़ अंदाज में कहा। फजल ने उनकी बात उचकी। अरबिहा, तुम जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ और साथ में सर दर्द की टैबलेट भी। शाह फजल को जैसे इस लम्हे उस पर तरस आ गया था। फजल, इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ और तुम वापस आओ और इसका सर दबाओ। क्या ज़रूरत है फजूल दवाइयाँ लेने की। वो जैसे भड़क से उठे। बाबा सही, रहने दीजिए, सब ठीक है। उसने उकताकर हाथ उठाया था, फिर लाइफ साइड पे करता उठा। अरबिहा ने फ़ौरन स्लीपर ढूंढकर उसके आगे रखे। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम चाय बना कर लाओ। वह कहता हुआ ड्रेसिंग रूम की सिमत भर गया। अरबिहा शशुपंज में खड़ी थी। शाह महमूद तने हुए चेहरे के साथ उठे और ज़ोर से अजरक झाड़ कर बाजू पर लपेटी और उसे कहरालूद निगाह से नवाज कर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद अरबिहा ने एक तवील पुरसुकून सांस लिया और किचन की तरफ निकल गई। जब वो चाय बनाकर लौटी तो फजल गीले बाल लिए कफ चढ़ा रहा था। अरबिहा ने देखा स्याह शलवार कमीज़ उसके दराज कद और सुर्ख सफ़ेद रंगत पे खूब जच रहा था। उसकी चौड़ी हथेली बड़े लापरवाह अंदाज में कफ को उलट रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे लापरवाही से वो जिंदा वजूदों को उलट पुलट कर दिया करता था। उसके दिल को यकदम कुछ हुआ। हथेलियों में नमी उतरने लगी। हो गया मेरा जायज़ा मुकम्मल। वो उसकी चोरी पकड़ चुका था, जब भी बड़े पुरसुकून से अंदाज में उसे बेसुकून कर गया। शर्मिंदगी के एहसास से अरबिहा का चेहरा तप उठा। उसने नज़रें झुका ली, फिर वहाँ से खाने की ट्रे उठाई और मुड़ी। जा कहाँ रही हो। चाय का कप उठाकर उसने पूछा। मैं ये वापस रखा हूँ, उसने इतनी आहिस्तगी से कहा कि वो मुश्किल सुन पाया। यहाँ बैठो और खाना खाओ, उसने कतियत से कहा। इशारा बेड की तरफ था। वो अजब मुश्किल में फंस गई। मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसने कदरे बुलंद आवाज़ में जिताया। वो गड़बड़ा कर बैठ गई, फिर बेबसी से सामने सजी नेमतों को देखा और छोटी प्लेट में थोड़े से चावल निकाल कर हाथ से निवालने लगी। शाह फजल की निगाह बड़ी गहराई से उसका जायज़ा ले रही थी। जब तक उसने चाय ख़त्म की तब तक वो भी चावल ख़त्म कर चुकी थी। उसने ट्रे उठाई और उठने लगी। शाह फजल को इस पल वो बहुत थकी थकी और पश्चमुर्दा और उदास सी लगी। लाइट ऑफ कर दूँ, उसने पूछा। नहीं, तुम ये सब चीज़ें रख कर वापस आओ, फजल ने कहा। अरबिहा खामोशी से पलट गई। शाह फजल की निगाह ने दरवाजे तक उसका पीछा किया। उसे इस पल वो अरबिहा मलिक याद आई जिसे उसने निकाह के 2 रोज़ बाद देखा था। दूधिया रंगत, मोमी सांचे में ढला वजूद और चेहरे पे मौजूद मुलायमत भरी मासूमियत। आज ये कौन सी अरबिहा शाह थी। जर्द रंगत, भुजी आंखें लिए जिनमें अब सिर्फ कर्ब था। उसने खोस इस नोखेस कली का सारा वजूद बहुत हारा हुआ था। वो बैक वक्त उससे नफरत भी कर रहा था और उस पर तरस भी खा रहा था। वह जैसे खुद को ही समझ ना पा रहा था। वो उसकी मुस्तकिल मिजाजी और सब्र पे हैरान था। वो इब्तदाई दिनों में ज़रूर आगे से बोली थी, मगर बाद-ए-ज़ा उसने गोया लबों पर मोहर लगा ली थी। ऐसा नहीं था कि अब शाह फजल का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। तब्दीली सिर्फ ख्यालात में आई, रवैयों में नहीं। वह इस कश्मकश और झुंझलाहट को छुपा नहीं सका था। और इसी शाम जब उसने अपने कपड़े इस्त्री न होने पर उसे बुलंद आवाज़ में गाली दी थी, उसे थप्पड़ मारा था, तो वो कैसे पथराई हुई नज़रों से उसे देखती रही थी। और इस पल शाह फजल को बेहद खौफ महसूस हुआ था, उसके सब्र से, उसकी इन बेतासुर निगाहों से। रात के खाने के बर्तन समेटते हुए नुदरत ने हमदर्दी दिखाने की कोशिश की थी, मगर अरबिहा ने उसे वहीं टोक दिया। अल्लाह आपको बड़ा अजर देगा इस सब्र का बीबी। वो खुशी से उसे देखती रही। नहीं, तुम गलत कह रही हो नुदरत। ये सब्र मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही, ये मेरी मजबूरी है और इसका कोई अजर नहीं। उसका लहजा कर्ब में डूबा हुआ था, मगर बहुत ठहराव आ गया था उसमें। बाहर खड़े शाह फजल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। वो लब कुचलता वापस पलट गया। टूटे ख्वाबों की गिरचियाँ दिल के नाजुक खानों में चुभती रहीं। सूरज अंधे कुएं में परा रोता रहा। फूल खाक में अटे रहे। रंगों का हसीन काफिला दिन दहाड़े लुटता रहा। शहर आरजू पे खून धब्बों की सूरत बिखरता रहा। वो बड़ी देर से कारपेट पर लेटी हुई थी, सर के नीचे कुशन धरे, बिना किसी कंबल किसी चादर के। एक बाजू आंखों पर धरे, उसकी आंखों से मुसलसल सैले रवां बह रहा था। आज सुबह से ही उसकी तबीयत कुछ अपसर सी थी। किचन में काम करते हुए बार बार उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। वो सर झटक कर खुद को संभालने की बारहा कोशिश करती रही। आखिर चकरा कर गिर पड़ी। बीबी जान को पता चला तो उन्होंने गांव के एक अस्पताल से डॉक्टर को बुला लिया। उन्होंने
ابتدائی چیک اپ کے بعد بیبی جان کو بتایا تھا شی از پریگننٹ۔ اربیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ میرا مطلب ہے یہ امید سے ہے اور میرا خیال ہے یہ ان کی فرسٹ پریگننسی ہے۔ خیر آپ اس کا خیال رکھیں، بلکہ اس کے شوہر کو بلائیں، یہ کافی کمزور ہے، اگر اس کی ڈائٹ پر مکمل توجہ نہ دی گئی تو مر بھی سکتی ہے یہ۔ ڈاکٹر سمرین نے تفصیل سے انہیں بتایا۔ بیوی جان ہکا بکا سی بیٹھی تھی۔ اربیہ گمسم سی پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سمرین کو اس پر پیار آ گیا، انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا۔ کم آن لٹل گرل، ناؤ چیئر اپ، شوہر کہاں ہے تمہارا؟ میں اسی سے بات کروں گی۔ بیوی جان یہ مجھے آپ کی ملازمہ لگتی ہے۔ ڈاکٹر سمرین نے اس کے حلیے سے بالکل ٹھیک ہی قیاس کیا تھا۔ ان کے میاں ادھر نہیں ہے جی، ندرت نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اربیہ کے پاس آ بیٹھی، مگر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ بیوی جان ششدر سی اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر ندرت کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ ندرت اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اربیہ بیبی آپ خوش نہیں ہیں؟ ندرت نے پوچھا تو وہ چونک کر مڑی۔ خوش کیسے ہوتے ہیں، یہ تو میں بھول چکی ہوں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بیبی؟ ندرت نے حیران ہو کر کہا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گئی، چند لمحے ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ اس کے شانے سے لگ کر بلند آواز میں رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ندرت، میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، شاہ سائیں تو میرے ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو، شاہ سائیں تو خوش ہوں گے؟ ندرت نے حیرانگی سے کہا۔ وہ خوش نہیں ہوں گے، اولاد صرف خاندانی عورت سے پیدا کی جاتی ہے، اور میں یہ تو تم بھی جانتی ہو نا ندرت کہ خون بہا میں آنے والی عورتوں کو صرف گھروں میں جگہ دی جاتی ہے، ان سے اولاد پیدا نہیں کی جاتی۔ وہ پھنکار رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو بیوی کا درجہ دیا ہے تو اولاد ہوئی ہے نا، ندرت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اپنی ضرورت کے تحت، وہ تلخی سے بولی۔ ندرت خاموش سے واپس پلٹ گئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ مسلسل اس کمرے میں بند تھی، آنسو تھے کہ تھمنے میں نہ آ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا، اس کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک جھونکا سا پھیل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور قدموں کی چاپ صوفے کے قریب جا کر رک گئی۔ وہ سر اٹھائے بغیر بھی جانتی تھی کہ شاہ فضل تھا، وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ یہ جانے بغیر کے مقابل نے اس کی بھینچی ہوئی مٹھیوں کو فوراً نوٹ کیا تھا۔ اربیہ، اس نے پکارا، وہ اسی طرح پڑی رہی۔ وہ آہستگی سے اٹھایا چلتا ہوا اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بھل جھک کر بیٹھ گیا، پھر اس کے چہرے سے بازو ہٹا دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اربیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی شدت گریہ سے سرخ تھیں، ہونٹ سوجے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس نے سختی سے اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھیں چلک اٹھی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے علم میں نہ ہو یوں انجان بننے کا مقصد؟ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر لہجہ ضرور تھا۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے، اس نے ایک ہی جملے میں باور کروا دیا تھا کہ وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ مگر مجھے نہیں چاہیے، وہ سارے خدشات، سارے خوف بلائے طاق رکھتے ہوئے پھٹ پڑی۔ وہ دنگ رہ گیا، مگر اگلے لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اربیہ کے بائیں گال پر پڑا۔ بکواس بند کرو، تم سے تمہاری مرضی کون پوچھ رہا ہے؟ وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑے گھٹرایا۔ اتنا عرصہ دل میں دبا لاوا پھٹ پڑا، غم و غصے کی کیفیت سے پاگل سی ہوگی۔ اس نے بے اختیار شاہ فضل کی قمیض کا کالر دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ بچے کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے میری حیثیت کا تعین تو کر دیں۔ کیا ہوں میں آپ کے نزدیک؟ جس کی ماں کا درجہ اب تک متعین نہیں ہو سکا، اس کی اولاد کی کیا حیثیت ہوگی؟ بیٹا ہوگا تو آپ جیسا، جو عورت کو ذلیل حقیر چیز سمجھے گا، اور بیٹی ہوگی تو میرے جیسی، جو دن بھر مشقت کی چکی میں پسے گی اور رات کے خوف سے اپنے مرنے کی دعائیں مانگے گی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی اولاد، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ میرے ٹکڑے کر دیں، مار ڈالیں مجھے، جان لے لیں میری۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی اور بے دم ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری گواہی آدھی ہے تو میرا جرم بھی آدھا ہوگا، میرا حصہ آدھا ہے تو میری سزا بھی آدھی ہوگی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیل گو روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ کارپیٹ کے بجائے بیڈ پر تھی۔ اس نے کروٹ لی تو دیکھا فضل شاہ اس کے بالکل ساتھ ہی نیم دراز تھا، اس کے ہاتھوں میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا۔ وہ اس کی طرف مطلق متوجہ نہ تھا، خاموشی سے سامنے دیوار پر نظر جمائے دھواں اڑا رہا تھا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہے اربیہ، اس کی مدھم مرگھر بھاری آواز اربیہ کو ساکت کر گئی۔ بابا سائی کا کہنا ہے مجھے باقاعدہ طور پر ایک بڑا سا ولیمہ دینا چاہیے تاکہ سب جان لیں کہ تم شاہ فضل کی بیوی ہو۔ اربیہ حق دق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم حویلی کا وارث پیدا کرنے جا رہی ہو، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، سنو مجھے بیٹا چاہیے، اس کی تحقمانہ سرگوشی گونجی تھی۔ اربیہ کے دل میں ٹھک سے ایک تیر پیوست ہوا، تو گویا یہ مہربانی اور نوازش بیٹے کے لیے ہے۔ اگلی صبح بہت سی تبدیلیاں لے کر آئی۔ اربیہ نے حیرت سے اپنے سامنے پڑی خوش رنگ غذا اور پھلوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ بی بی جان مجھے کچھ نہیں کھانا، اللہ کے واسطے مجھے مجبور نہ کرے، وہ ازحد اذیت سے بولی۔ بی بی جان نے اس کے زردیاں کھنڈے چہرے کو دیکھا۔ ایسا نہ کرو بیٹی، پہلے میں مجبور تھی، تم نے فضل کا غصہ نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے۔ وہ تو شاید تمہیں اسی دن قتل کر ڈالتا جب لے کر آیا تھا، نکاح کے دن، مگر یہ تو اس کے بابا کا کمال تھا کہ انہوں نے اسے لاہور بھیج دیا۔
समझा बुझा कर, बल्कि ज़बरदस्ती करके, ताकि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। अब वो नर्म हुआ है तो तुम क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो? वो उसे प्यार से समझाने लगी। अरबिहा को पूरे सियाको सबक के साथ वो पहली रात याद आ गई जब एक मर्द ने जो कहने को उसका शोहर था, जी भर के उसके वजूद को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था, और जो कहने को एक उसकी सुहाग रात थी। आज भी उस वक्त की याद अरबिहा को लर्जा गई। बीबी जान, मुझे आदत नहीं रही। क्यों आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं? मैं नहीं खा सकूंगी, सब उलट दूंगी। फ़ायदा अपना नहीं तो अपने साथ जुड़ी इस दूसरी जान का ही कुछ ख्याल कर लो। वो उसे सांस दिलाने लगी। अरबिहा ने अजीज़ से लब कुचले और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाकर उन्हें देखा। बीबी जान, अगर बेटी हुई तो फिर? बीबी जान के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा न कहो, अच्छी बात मुंह से निकालो। मुझे ये सब आसाइशात इसलिए दी जा रही हैं कि मैं इस हवेली का वारिस पैदा करने वाली हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरी इस हवेली में क्या हैसियत होगी? एक फटे पुराने वर्क जैसी। इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे इन अय्याशियों का आदी ना बनाए। उन्हें हैरत हुई। वो तो उसे नादान समझती थी, मगर उसने तो बहुत दूर की सोची थी। मगर ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है? वो जैसे आजिज़ सी होकर बोली थी। ज़रूरी नहीं है बीबी जान, बहुत सी औरतें इस हालत में होती हैं तो सारे काम भी करती हैं, मेहनत मजदूरी भी करती हैं, इन्हें भी तो दो वक्त का खाना बहुत मुश्किल नसीब होता है। वो क्यों ज़रूरत महसूस नहीं करती इन सब चीज़ों की? क्योंकि वो आदी नहीं होती, मैं भी नहीं हूँ। वो सफाकी से अपना तज्जिया कर रही थी। बीबी जान खफासी होकर उठ गई और जाकर शाह फजल को भेज दिया। वो जो मर्दाने में बहुत ज़रूरी अमूर पर गुफ्तगू कर रहा था, इस बेजा मुदाखलत पर दंदनाता हुआ अंदर आया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों नहीं मान रही तुम बीबी जान की बात? वो उसका बाजू दबोचे हुए घुर्राया। वो आंसू जो अरबिहा ने वो मुश्किल रोके हुए थे शिद्दतों से बह निकले। मैं नहीं खा सकती ये सब, मुझे आदत नहीं रही। मुझे तो इन चीज़ों का जायका भी भूल गया है। शाह साईं, आप बीबी जान से कहें वो मुझे मजबूर ना करें। वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। वो एक झटके से उसका बाजू छोड़कर वापस मुड़ गया। जाते जाते बीबी जान से कह गया, आप उसे मजबूर ना करें, जब उसका दिल चाहेगा खा लेगी। वो सपाट लहजे में कहता वापस मर्दान खाने की तरफ बढ़ गया। अरबिहा सोचों में गुम थी। नई जिंदगी की खबर ने उसमें कोई उमंग बेदार नहीं की थी। आज उसे मंजूर लाला बहुत याद आ रहे थे। काश वो सब ना करते। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तो इससे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने एक बार भी पीछे रह जाने वालों के लिए ना सोचा। कमरे में बीबी जान की अचानक आमद से वो चौंक उठी। उसने संभल कर बैठते हुए बीबी जान के लिए बेड पर जगह बनाई। उसने देखा उनके हाथ में तस्बीह जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल था। वो बेड पर टिकते हुए बोली, तुम बहुत सब्र वाली हो मेरी बच्ची, बहुत हौसला है तुमने। अपनी माँ से बात कर लो, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। अरबिहा ने तड़प कर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में उसके लिए बहुत प्यार था। वो उसी शफकत आमेज लहजे में गोया हुई, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी वो, अभी दोबारा फ़ोन करेगी, तुम उससे बात कर लेना। उन्होंने हाथ में पकड़ा मोबाइल उसके पास ही बेड पर रख दिया और खड़ी हो गई। उसके सर पर शफकत से हाथ फिरा और कमरे से बाहर चली गई। वो मोबाइल देखने लगी। अचानक मोबाइल बज उठा और वो बजते हुए मोबाइल को खाली खाली नज़रों से तकने लगी। उसे मोबाइल की घंटी की आवाज़ में एक तड़प महसूस हुई। उसे लगा जैसे ये मोबाइल की घंटी नहीं, उसकी माँ की पुकार है जो उसके लिए तड़प रही है। माँ के भलकते हुए चेहरे का ख्याल आते ही उसने फ़ौरन मोबाइल उठा लिया। हेलो, उसकी आवाज़ वो मुश्किल निकली। अरबिहा, मेरी गुड़िया कैसी हो? वो दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो तड़प उठी। मंसूर लाला, आप कैसे हैं? कहाँ हैं? देखें आपकी गुड़िया के साथ क्या हो गया? वो बुरी तरह बिलक उठी। अरबिहा, मेरी गुड़िया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। मैंने सोचा था कुछ दिनों बाद जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो मैं वापस आकर पता करूंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। मेरी गुड़िया, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं अपने दोस्त को कैसे कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन अब मज़ीद नहीं। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होती नहीं देख सकता। मैं कुछ दिन इलाका गैर में रहा, फिर कनाडा चला गया था और अब वापस आ रहा हूँ। मंसूर मलिक की आवाज़ में आंसू की नमी मगर लहजा बहुत ठोस था। मंसूर की बात सुनते ही वो तड़प उठी। नहीं लाला नहीं, मेरे साथ तो जो होना था हो चुका, अब आप वापस ना आए। फजल शाह आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ जो हुआ मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपको कुछ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी लाला। मैंने ये सारे सितम इसलिए बर्दाश्त किए कि आप सलामत रहें। अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप मेरी ज़िंदगी चाहते हैं, तो ऐसा सोचे भी नहीं। मुझसे वादा करें आप ऐसा नहीं करेंगे। वो फूट फूट कर रो रही थी। मंसूर मलिक का दिल कट कट कर टुकड़े हो गया था। बहन की इस मोहब्बत ने उसे मजीद पशेमानियों के समुंदर में ढकेल दिया। काश मैं हिम्मत से काम लेता, पुलिस के सामने पेश होता तो यूं उसकी बहन कुर्बान ना होती। उसने ये कब चाहा था? जुर्म बेगुनाही की सज़ा वो खुद भी भुगत रहा था और उसकी बहन भी। अरबिया फ़ोन बंद करके दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर बिलक उठी। एक तरफ ये खुशी थी कि भाई जिंदा सलामत था, तो दूसरी तरफ ये दुख उसे काट रहा था कि वो अपने प्यारे भाई को देख नहीं सकती। ये राख राख रुते अपनी रात की किस्मत, तुम अपनी नींद बुझाओ, तुम अपने ख्वाब चुनो, बिखरती डूबती नब्ज़ों पे ध्यान क्या देना, तुम अपने दिल में धड़कते हुए हर्फ सुनो।
एक शानदार जश्न था, एक शानदार रात थी। हवेली का बड़ा सा लॉन लोगों से भरा हुआ था। वो गुड़िया की तरह सजी स्टेज पर जलवा अफरोज थी। तकरीब रात के तक जारी रही थी। इख्तिताम पर नुदरत उसे शाह फजल के कमरे में छोड़ गई। दिल मुतज़ाद कैफियत का शिकार हो रहा था। शाह फजल ने उसे बीवी का दर्जा दे दिया था, लेकिन ये उसकी वही रवायती जागीरदाना सोच का नतीजा था। वह किस तरह ये बर्दाश्त कर सकता था कि उसका बच्चा किसी ऐसी औरत से जन्म ले जिसे उसने अपने मुलाजमीन से भी बदतर दर्जा दिया हुआ था। उसके लिए तो ज़रूरी था कि उसकी हैसियत मुस्तनद होती। उसकी बीवी को सारा गांव जान लेता, जिसके लिए ये वलीमा नागुज़ीर था। वो जानती थी ये सब आसाइशात सिर्फ बच्चे की पैदाइश तक थी, इसीलिए वो इन्हें कबूल करने, अपनाने और इनका आदी होने से हिचकिचा रही थी। और तब ज़ोर से मुठ्ठियाँ भींचते हुए उसने एक फ़ैसला कर लिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी वो इसी तरह बैठी रही। वो अंदर आया और वॉशरूम की सिमत फट गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और बोला, अरबिहा, इस भारी लिबास में कैसे सो पाओगी? वो नरम हाथ से उसका गाल थपक रहा था। वो खामोशी से उठ के जेवरात उतारे, मेकअप साफ किया, नाइटी निकाली और वॉशरूम की सिमत फट गई। जब वो लौटी, वो फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। अब्बास, मैं नहीं आ सकता इतनी इमरजेंसी में। बात क्या है? वो खासा झिल्लाया हुआ था। अचानक उसका चेहरा यकदम तन सा गया। हाँ, मेरे पास ही है। हाँ, दोनों चीज़ें। उसके चेहरे पर अजीब सा कर्ब छलका था। सुबह निकलता हूँ आने के लिए, अभी तो बिल्कुल नहीं, बहुत थका हुआ हूँ, उसने कहा। फिर फ़ोन बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। यहाँ आओ, उसने मामूल का हुक्म दिया था। अरबिहा खामोशी से चलती उसके बाद बराबर आन बैठी। उसने हाथ बढ़ाकर अरबिहा को थाम लिया। मुझे आपसे कुछ बात करना है। अरबिहा ने उसकी जुनूनी पेशकदमी पर बंद बांधना चाहा। जवाबन शाह फजल ने उसे जिन नज़रों से देखा था, उसका दिल चाहा डूब कर मर जाए। उसने बेसाख्ता आंखें मींच ली। दो बेताब आंसू फ़ौरन छलक उठे थे। कभी देख, गौर से देख, मेरे आंसुओं पर भी नील हैं। अभी किसने मारा है, सोच तो। कभी सुन सुकूत की सिसकियाँ। अगले दिन वो लाहौर रवाना हो गया। अरबिहा ने उसे काफ़ी परेशान और उलझा हुआ देखा था, मगर पूछने की हिम्मत न पड़ी। वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। एसपी अब्बास ने बगौर उसके बारोब और वजीह चेहरे का जायज़ा लिया और कदरे आगे को झुकाया। क्या आपको यकीन है कि ये कत्ल मंसूर मलिक ने किया है? उसने सरसराते लहजे में पूछा। शाह फजल ने नागवारी से अब्बास को देखा और कदरे इश्ताल से कहा, सबूत तुम्हारे सामने पड़े हैं, किस बात पर शक है तुम्हें? उसने टेबल पर पड़े मंसूर मलिक के रिवॉल्वर और पोस्टमार्टम से मिलने वाली इस इकलौती गोली की तरफ इशारा किया। अब्बास ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। यही तो बुनियादी गलती है हमारी। हम अंधाधुंध मुजरिम को ढूंढने में लगे हैं, मगर इस बात पर गौर करने की कतई जहमत नहीं की कि वो मुजरिम है भी या नहीं। ये देखें, रूसी साख्ता बरेटा है, जबकि पोस्टमार्टम के बाद मिलने वाली गोली इशारिया 32 बोर की है। उन्होंने पुरयकीन लहजे में कहा। शाह फजल की आंखें हैरत से फैल गई। पुलिस से ज़्यादा असले की पहचान किसी और को नहीं होती। कत्ल मंसूर ने नहीं किया, बल्कि इस रिवॉल्वर में तो कोई गोली थी ही नहीं। अगर मंसूर मलिक शाह फजल को मारना चाहता था तो फिर वो ये ख़राब पिस्टल वहाँ क्यों लेकर आया था? ख़राब? शाह फजल की आंखें हैरत से फैल गईं। जी ख़राब, ये देखें, ये सही काम नहीं कर रहा है। ये देखें, इसका ट्रिगर काम नहीं करता। उसने चलाकर दिखाया और बात आगे बढ़ाई। अगर मंसूर मलिक ने ये कत्ल किया भी है तो वो ये खाली रिवॉल्वर वहाँ क्यों फेंक गया, जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी थे? जबकि मुजरिम पहले अपने फरार का रास्ता देखता है, फिर जुर्म करता है। क्या वो इतना अहमक था कि अपना लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर वहाँ फेंक कर चला गया? और आखिरी बात, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गोली तकरीबन 30 गज की दूरी से चलाई गई थी, लेकिन इस कच्ची ज़मीन से सिर्फ इन पैरों के निशान मिले जिसे दो अशखास आपस में खड़े बातें कर रहे हों। हो सकता है बात इस रिवॉल्वर के हवाले से ही कर रहे हों और इसी दौरान गोली किसी और की तरफ से चलाई हो। मंसूर खौफजदा हो गया और बदहवासी में रिवॉल्वर वहीं फेंक कर भाग गया। यूँ हम मुसलसल 2-3 माह से गलत शख्स की तलाश में पागल हो रहे हैं, जबकि असल मुजरिम आज़ाद फिर रहा है। अब्बास अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। शाह फजल फीका चेहरा लिए बैठा था। उसकी बेयकीन नज़रें अब्बास पर जमी थी। आपकी किसी से कोई ज़ाती रंजिश, कोई किसी किस्म की मामूली झड़प, कुछ भी? अब्बास ने सवाल किया। शाह फजल ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर भी आप इस पर गौर ज़रूर करें शाह साहब। मुमकिन है किसी ने अपनी खुफिया दुश्मनी निकाली हो। तभी उसका ड्राइवर निसार एक कांस्टेबल के साथ अंदर आया। साईं, आपसे बात करना है। बोलो निसार। वो खुद को संभाल कर बोला। लहजे का तनतना कदरे धीमा पड़ा हुआ था। साईं, हवेली से फ़ोन आया है बड़े साईं का। उसने बताया। कोई ख़ास बात है? वो चौंका। वो आपसे बात करना चाह रहे थे, मगर आपका फ़ोन शायद बंद है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूँगा। फजल ने उसे जाने का कहा। कमरे में एक बार फिर होलनाक और पुरइसरार खामोशी छा गई। ये कैसे मुमकिन है? शाह फजल ने बुड़बुड़ाते हुए अपनी कनपटी का मसला। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नुमाया थे। आंखों की सुर्खी दम बदम गहरी होती जा रही थी। ये एहसास कितना अज़ियतनाक था कि वो गलती पर था और अरबिहा बेकसूर थी। उसे अरबिहा का ख्याल आ गया। सारी तफसील में आपके गोश गुजार कर चुका हूँ शाह साहब, आप प्लीज़ मुहतात रहिए। अब्बास ने उसकी परेशानी देखकर मुखलिसाना मशवरा दिया। शाह फजल ने सर उठाकर उसे देखा। कुछ देर ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखता रहा, फिर तक कर सर
کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ کافی منگواؤں آپ کے لیے؟ عباس نے پوچھا، پھر اس کے سر ہلانے پر انٹرکام اٹھا کر کافی کا آرڈر دینے لگا۔ اس کو کیا لگتا ہے وہ اتنی جلدی مجھ تک پہنچ جائے گا؟ یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت کے دن شاہ فیصل بھی نہیں بتا سکے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ حقارت سے کہتے ہوئے ہنسا۔ چند لمحے دوسری طرف فون پر مخاطب عورت کی آواز سنتا رہا، پھر بھڑک اٹھا، بس کر دے تو اور تیرے ڈراوے۔ بھر بیٹھا میں ان سے۔ اللہ بس مجھے ہی دیکھ رہا ہے کیا؟ ان وڈیروں کو نہیں؟ ان کی رسیاں کیوں دراز ہیں؟ وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ اوہ رہنے دے، اربیہ بی بی کی آہ لگ جائے گی۔ اس نے منہ بگاڑ کر نقل اتاری۔ مجھے نہیں لگتی کسی کی آہ واہ، اور اس پر کون سا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کون سے پتھر توڑنے پڑ رہے ہیں اسے۔ فضل بابو کی بیوی ہے وہ، جس کا ولیمہ کھایا ہے پورے گاؤں نے۔ کیا تکلیف ہے اسے وہاں؟ اس کی تنگ پیشانی شکنوں سے پُر تھی۔ چل بس کر، مجھے نہیں چاہیے تیرا بھاشن۔ شادی کرا لوں ایک بار تجھ سے، پھر بتاؤں گا۔ اس نے فون بند کر کے دھمکی آویز انداز میں کہا۔ چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر سر جھٹ کر BMW کی طرف بڑھ گیا۔ کافی کمک سے اٹھتی بھاپ فضا میں عجیب سے ہولے بناتی اڑ رہی تھی۔ SB عباس نے شاہ فضل کا چہرہ جھانچا، پھر بالکل سپاٹ پا کر نظر پھیر لی۔ آپ کو کسی پہ شک ہے؟ عباس نے قدرے آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ یقین سے کہا نہیں جا سکتا، چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، مگر وہ بہت نچلے درجے کے لوگ ہیں، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ یقیناً کسی منجے ہوئے کھلاڑی کا کام ہے، جس نے سچویشن کو اتنی مہارت سے استعمال کیا کہ ہم مسلسل 2 ماہ سے بے وقوف بن رہے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ عباس نے دیکھا، بولتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک خالی پن اور آنکھوں میں سکوت طاری تھا۔ کیا آپ کے ذہن میں ایک بھی نام نہیں؟ عباس الجھا۔ شاہ فضل نے لب بھینچتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی بڑھا دیجیے، یہ خفیہ دشمن آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس صورت میں تو خطرہ مزید بڑھ جائے گا، جبکہ ہم اس کا مقصد نہیں جانتے، نہ ہمیں اس کی ڈیمانڈ کا اندازہ ہے، نہ اس کے ٹارگٹ کا۔ وہ سر ہلا کے اٹھ گیا۔ ایک آخری بات شاہ صاحب، اپنے ارد گرد خصوصی نظر رکھیے۔ تاریخ گواہ ہے، پیٹ میں چھڑا گھونپنے والے اکثر اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی کالی بھیر ہو جو بھیر کی کھال میں بھیریا ہو۔ عباس کے لہجے سے حقیقی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ مجھے اعتراف ہے عباس، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو جولیس سیزرز کو قتل کرنے کے لیے اٹھنے والا سب سے پہلا ہاتھ اس کے سب سے عزیز ترین دوست بروٹس کا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، اگرچہ اس کی مسکراہٹ بہت پھیکی تھی، اور باہر نکل گیا۔ نثار نے اسے دیکھ کر ادب سے گاڑی کا دروازہ کھولا، اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ کہاں چلوں سائیں؟ اس نے گردن موڑ کر پوچھا۔ ماڈل ٹاؤن چلو، اس نے لاہور میں موجود اپنے گھر کا کہا۔ حویلی نہیں جائیں گے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ پتہ چلا سائیں؟ اس کے لہجے میں تجسس اور کھوج تھا۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ آپ فکر مت کریں سائیں، رب تعالیٰ نے چاہا تو مجرم ایک دن شرمناک انجام سے دوچار ہوگا۔ فیصل سائیں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس نے خلوص سے کہا۔ اس پل وہ نہیں جانتا تھا کہ بعض دعائیں کتنی جلدی مستجاب ہوتی ہیں۔ تم فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں مت لو فضل، تم عدل کا ترازو رب کے پاس رہنے دو۔ تم جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسے یاد تھا یہ الفاظ اسے بی بی جان نے تب کہے تھے جس دن وہ اربیہ کو نکاح کر کے لایا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی، آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی۔ کیا کر لیا ہے میں نے آپ سے ساتھ؟ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ اس نے بے بسی سے اپنے بال منہ نوچ ڈالے۔ اس کے اندر کوئی بہت زور سے ہنسا تھا۔ تم تو اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے تھے شاہ فضل، تمہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ تم درست ہو، تمہارے فیصلے درست ہیں اور باقی ساری دنیا غلط۔ کیا جواز تھا تمہارے پاس اربیہ سے کیے جانے والے اس غیر انسانی سلوک کا؟ صرف یہ کہ وہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ یہی اس کا جرم تھا، یہی اس کی خطا اور یہی اس کا گناہ۔ تمہیں ایک پل خیال نہیں آیا کہ وہ معصوم لڑکی بے گناہ ہے؟ ذرا سوچو، تم نے تو کبھی اس کو لڑکی سمجھ کر بھی اس سے نرمی اختیار نہ کی، اسے بیوی سمجھ کر پیار نہ کیا، بلکہ تم نے تو اسے انسان سمجھ کر بھی اس پر ترس نہ کھایا۔ ضمیر کی عدالت بے رحمی سے اس کا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس نے پاگل ہوتے ہوئے کرسٹل کا گلدان آنے پہ دیر مارا۔ اس کا عکس کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، بالکل ویسے جیسے اس کی شخصیت، اس کی انا، اس کا وقار، اس کا غرور اور اس کی رعونت کے ریزے ریزے ہو گئے تھے۔ عجب صورتحال ہوتی جا رہی ہے، رات کے بعد رات ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو آج بھی مکمل ہے پتھر کی طرح، ریزہ ریزہ میری ذات ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو آج بھی تنہا ہوں کل کی طرح محسن، ساری کائنات تو اس کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ رات سے اسے شدید فلو ہو رہا تھا، وہ بستر میں گھسی ہوئی تھی، دل کو عجیب ہی بے کلی تھی۔ کروٹیں بدل کر اب جیسے ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں، مگر نیند تھی کہ ہنوز آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ بی بی جان، شاہ سائی کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کیوں آج وہ بی بی جان سے پوچھ بیٹھی۔ وہ ہنس پڑی۔ مردوں کو 100 کام ہوتے ہیں بیٹی، آ جائے گا 1-2 دن تک۔ انہوں نے ہلکا سا جتایا۔ وہ خفیف سی ہو کر اٹھ گئی۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی، بیڈ پر آرتی دراز وجود گہری نیند میں تھا، یوں کہ اس کی دائیں ٹانگ بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور بایاں بازو سینے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس کی
इस कदर गहरी नींद नुमा बेहोशी का सबब गालबन नहीं, यकीनन वहाँ बिखरी 3-4 खाली बोतलें थीं जिनमें मौजूद मशरूब लाजमन पेट में उंडेला जा चुका था। बेडशीट पर जा बजा सिलवटी थी, बेशुमार सिगरेटों के टोटे बिखरे थे और काफ़ी का खाली मग भी लुढ़का हुआ था। करीब ही सिल्वर ग्रे चमकता हुआ सेल फोन पड़ा हुआ था जो कि हर 2 मिनट के वक्फे के बाद ज़ोर शोर से बजना शुरू होता, मगर उसकी मदहोशी में कोई खलल नहीं पड़ा। वो इसी तरह पड़ा रहा। फ़ोन एक बार फिर बज रहा था और इसका साथ इस बार ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया गया। चंद लम्हे वो मुंदी आंखों से दीवार को देखता रहा। अगले ही लम्हे वो एक झटके से उठकर बैठ गया। उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया, मगर पास ही बजते फ़ोन ने उसकी तवज्जो का मरकज़ बदल दिया। उसने फ़ोन उठाया। दस्तक की आवाज़ अब रुक चुकी थी। हेलो, उसकी आवाज़ थकी हुई थी। फजल, क्या बात है? किधर हो तुम? कल से तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ। निसार को भी पैगाम दिया था कि तुमसे कहे मुझे फ़ोन करो, मगर आखिर तुम हो कहाँ? एक फ़ोन भी नहीं कर सकते? तुम कहाँ हो? मैं इतना परेशान हूँ। शाह महमूद रुके बगैर उसे लताड़ रहे थे। शाह फजल की आंखें पूरी तरह खुल गईं। साथ ही सारी अजियत और दर्द, एहसास जुर्म और खौफ ने यकलख्त उस पर पूरी शिद्दत से हमला कर दिया था। उसका दिल चाहा वो सब छोड़ छाड़ कर किसी बिल में छुप जाए। खैरियत बाबा साईं? उसका लहजा धीमा था। शाह महमूद बुरी तरह चौंके। हाँ, खैरियत ही है। कल तक अपने काम निपटा कर आ जाओ, कल बैठक है, कुछ अहम फैसले लेने हैं, इसमें तुम्हारी शिरकत ज़रूरी है। उन्होंने बताया। अगर ना आ सकूँ तो? उसने कहते हुए लब भींच लिए। एक अन्नी सी सीने में गड़ी थी। नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, मैंने कहा ना, तुम्हारा होना नागुज़ीर है। उनका लहजा तहक्कुमाना था। शाह फजल ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद हामी भर ली। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर एक बार फिर से उसे आने की तलकीन की। वो फ़ोन हाथ में लिए साकित बैठा था। अरबिहा का सामना कैसे करेगा वो? दर्द की एक लहर उसकी बाई कनपट्टी से चलती हुई सारे सर में फैल गई। उसके गुरूर और अना पर पड़ने वाली ये चोट बड़ी गाढ़ी थी और चूँकि पहली भी थी, इसलिए अजियत की हर हद पार कर रही थी। वो उठा और वॉशरूम की सिमत भर गया। देर तक नीम गर्म पानी से शावर लेने के बाद उसकी तबीयत कुछ संभली। उसने बाहर आकर बाल बनाए और कमरे की अबरद हालत को नज़रअंदाज करता बाहर की सिमत भर गया। निसार उसे लाउंज में ही परेशानी से इधर उधर टहलता हुआ मिल गया। वो उसे देखते ही उसकी सिमत लपका। शाह साईं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कल से यूं कमरा बंद किए हुए। हवेली से बड़े शाह साईं के कितने फ़ोन आ चुके हैं। मैं भी सुबह से दरवाज़ा बजा रहा हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो परेशानी से बोलता गया। शाह फजल ने सर्द नज़रों से उसे देखा। अगले ही लम्हे निसार का मुंह बंद हो गया। गाड़ी निकालो, हम फैक्ट्री चल रहे हैं। जो हुक्म साईं। वो सर झुकाकर बाहर निकल गया। फैक्ट्री में चंद ज़रूरी काम निपटा कर वो हवेली के लिए रवाना हो गया। जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाजगा बना हुआ था। जिस वक्त उसकी हवेली गाड़ी में दाखिल हुई, रात चारों तरफ अपने पर फैला चुकी थी। तारीकी में पाम और सफ़ेदे के दरख्त साकित खड़े थे और उनकी शाखें धुंध में लिपटी हुई थी। यही धुंध उसके दिल पर बिछा रही थी। वो दिल पर ढेरों बोझ संभाले मर्दान खाने की सिमत भर गया। उसकी आमद की खबर सबसे पहले नुदरत को हुई, जिसने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हुए निसार को देखा था। उल्टे कदमों पलटी और उसके कमरे तक पहुंची। आहिस्तगी से दरवाज़ा बचाया। आओ नुदरत। वो दस्तक पहचान चुका था। सलाम शाह साईं, उसने अदब से कहा। शाह फजल ने चादर कंधों से उतार कर एक तरफ फेंकी और उसकी तरफ मुड़ा। अरबिहा कहाँ है? नुदरत को उसकी आवाज़ में अजीब सी बात महसूस हुई, मगर वो इसे कोई नाम न दे सकी। वो बेगम साई के कमरे में है, उसने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। उसने जाने का इशारा किया। कुछ खाएंगे आप? चाय, कॉफ़ी? नहीं। वो खामोशी से बाहर निकल गई। वो सोफे पर बैठ गया, साइड टेबल से गिलास उठाया और आहिस्ता आहिस्ता मशरूब उसके अंदर उडेला। उसको आखिरी हद तक लबरेज करके उसने बोतल साइड पर रखी और एक लंबा सा घूंट लिया। फिर तेज़ तेज़ घूंट पड़ने लगा। इस वक्त वो दूसरा गिलास ख़त्म कर रहा था जब दरवाज़ा खुला और अरबिहा अंदर आई। सलाम शाह साईं। शाह फजल ने सुर्ख नज़रें उठाकर उसे देखा और तब अरबिहा को इदराक हुआ कि वो किस शुगल में मसरूफ़ है। उसे झटका लगा। वो बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ी। आप ये कब से पीने लगे? मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा, उसने बड़े सर्द लहजे में कहा। उसका लहजा, उसकी लड़सती आवाज़ और आंसुओं से लबरेज आंखें जैसे सारे राज अयां करने पे तुली बैठी थी। तो साबित हो गया कि मुझ में हर बुराई मौजूद है। फिर उसने सपाट लहजे में कहा। सॉरी। अरबिहा के हलक में आंसुओं का फंदा सा लग गया। वो एक बार फिर गिलास भर रहा था। अरबिहा, बैठ जाओ। उसका लहजा बड़ा अजीब था, धीमा सुलगता हुआ। अरबिहा खामोशी से उसके पैरों के नज़दीक टिक गई। शाह फजल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। अगर मैं इस फैसले का इख्तियार तुम्हारे हाथ में दूँ कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो जा सकती हो, तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? उसका लहजा बड़ा सपाट था। ये कैसा सवाल है? वो तड़प कर बोली। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने कहा। वो फट सी पड़ी। आप हमेशा मुझसे इतने मुश्किल सवाल क्यों करते हैं? आपको मज़ा आता है ना मुझे मुश्किल में डालकर? वो सिसक उठी। शाह फजल ने खाली गिलास टेबल पर पटका। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर बिठा लिया। दोनों हाथ सख्ती से उसके शानों पर जमा दिए। मेरी बात का जवाब दो अरबिहा।
मैं पागल हो रहा हूँ। उसने वहशत से उसके शाने झंझोड़ डाले। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, वो सिसकियों के दरमियान बोली। क्यों नहीं है तुम्हारे पास जवाब? क्या तुम आज़ादी नहीं चाहती? क्या ये भी आपके इंतकाम का हिस्सा है? आंसू पोंछकर उसने सपाट लहजे में पूछा। बेवकूफ़ लड़की, मैं तो तुम्हें रिहाई दे रहा हूँ। वो तल्खी से हंसा। रिहाई? आप मुझे हमेशा के लिए रिहाई दे दें, मुझे जान से मार डालें। अरबिहा, तुम समझती नहीं हो। क्यों नहीं समझती? तुम्हें कैसे बताऊं? वो जिच हो गया। मैं सब समझती हूँ। आपको मुझे अज़ियत देकर खुशी मिलती है, आपके इंतकाम के जज्बे की तस्कीन होती है। आप मेरी मर्ज़ी क्यों पूछ रहे हैं? मुझे फ़ैसला सुनाए, जो आप चाहते हैं। वो जिच हो गया। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि उसे सब कुछ सच सच बता दे। उसने दिल खड़ा करके उसको सब बताना शुरू कर दिया, शुरू से लेकर आखिर तक बिना रुके, बिना छुपाए। उसने अरबिहा को हर्फ ब हर्फ बता दिया। वो जर्द चेहरे के साथ उसे देखती गई। उसे यूं लग रहा था जैसे दीवारों और छतों का सारा बोझ उस पर गिर रहा हो। वो बुलंद आवाज़ में रोना चाहती थी, वो सांस लेना चाहती थी, मगर उसका वजूद मलबे तले दबता जा रहा था। उसने ज़ोर से सांस लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। उसकी आंखों के गिर्द धुंधला गुबार छाने लगा। शाह फजल के हिलते होंठ बस उसे दिखाई दे रहे थे। वो ये इदराक करने में नाकाम थी कि वो अब क्या कह रहा था। उसका सर जोर से चकराया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर बेसूद। अगले ही लम्हे वो शाह फजल की बाजू में आ रही थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अरबिया इस वक्त हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर के गायनिंग वार्ड में थी। बीबी जान बेंच पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। वही मखसूस माहौल, दवाइयों की बू से रचा बसा, परेशान चेहरे लिए मरीजों के लवाहकीन, तेज़ तेज़ चलते डॉक्टर और आगे पीछे भागते वार्ड बॉयज़ और नर्सिस। शाह फजल के चेहरे पर जैसे चट्टानी सुकून छाया हुआ था। डॉक्टर फयाज बाहर आए तो शाह फजल बेचैनी से उनकी सिमट पड़ा। आई एम सॉरी शाह साहब, हम आपके बेबी को नहीं बचा सके। शाह फजल के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो साकत सा उन्हें देख रहा था। आपकी मिसेस को अचानक कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन हुई। हमने पूरी कोशिश की, मगर जो खुदा की मर्जी। वो उसका शाना थपथपा कर आगे बढ़ गई। आज एक और जुर्म तुम्हारे खाते में दर्ज हो गया शाह फजल, कोई उसके अंदर चिल्लाया था। वो थके हुए अंदाज में बेंच पर गिर सा गया। उसकी आंखों में रेत की सी चुभ रही थी। क्या होता अगर मैं अभी उसे ना बताता? मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका, ये बोझ नहीं ढो सका। सोचा उसे उतार कर फेंक दूँ जितनी जल्दी हो सके। ये भी नहीं सोचा कि वो उसे सहार पाएगी या नहीं। क्या मुझसे भरकर कोई खुदगर्ज हो सकता है? उसे अपने आप से शर्म आई। बीबी जान अब नर्स से पूछ रही थी, जो उनको उनकी ज़ुबान में बताकर आगे चल दी। उसने बीबी जान की सिसकियाँ सुनी। उसका दिल चाहा खुद को शूट कर ले। वो झटके से उठा और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो किसी का सामना करने की कंडीशन में नहीं था, अरबिहा का तो बिल्कुल भी नहीं। वो बेड पर सीधी लेटी थी। कमरे में गहरी तारीकी थी, इतनी गहरी कि उसे किसी कब्र का गुमान हो रहा था। वो उसके नज़दीक था, अपनी तमाम तर दरिंदगी और सफाकी के साथ। मैं बेकसूर हूँ शाह साई। वो बंद आंखों से सिसकी थी। यखलख्त उसकी गर्दन एक मजबूत हाथ के शिकंजे में कसी गई। वो बेपनाह अज़ियत से तड़पी थी। अपने दोनों हाथों की पूरी कुव्वत से उसके दोनों हाथ हटाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। वो बुलंद आवाज़ से चीखने लगी, मैं बेकसूर हूँ शाह साई, मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दें, मुझ पर रहम करें, आपको अल्लाह का वास्ता। उसके अज़ा में एक तशन्नजी अकराव आने लगा। उसकी सांस टूट रही थी। उसके वजूद को झटके से लगने लगे। यक बग यक दौड़ते कदमों की आवाज़ें आने लगी। धार की आवाज़ से दरवाज़ा खोला गया और उसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। साकत और एहसास से आड़ी निगाह यकटक छत को घूर रही थी। पता नहीं कौन उस पर झुका था। अगले ही लम्हे उसने अपने दाएं हाथ में सुई की चुभन महसूस की और उसके कुछ देर बाद वो दोबारा से गुनूदगी में जा चुकी थी। बीबी जान गुमसुम उसकी हालत देख रही थी। पता नहीं अरबिहा ने कौन सा डरावना ख्वाब देखा था, जो वो यूं मदहोशी के आलम में इस कदर तकलीफ और शिद्दत से चिल्ला रही थी। मुस्तजाद उसके अल्फाज वो घंगसी थी। फजल क्या कर बैठे हो इस बच्ची के साथ? वो होलते हुए सोच रही थी। अजीब बेजार कुन दिनों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो हवेली वापस आ गई थी, मगर अब तक उसका शाह फजल से सामना नहीं हुआ था। वो सारा दिन कमरे में बंद रहती। दूसरी तरफ वो जाकर लाहौर बैठ गया था, आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीबी जान उसके मामूलात का जायज़ा लेती रहती थी और अंदर ही अंदर परेशान होती रहती। कितनी ही बार वो शाह महमूद से बात कर चुकी थी कि वो फजल से बात तो करें, आखिर वो क्या चाहता है। ये आंख मचोली का खेल कब तक चलता रहेगा? जनवरी का वक्त चल रहा था। मौसम बेहद सर्द था। सूरज ऐसा ज़िद्दी तो नहीं था कि चेहरा दिखाने का रवादार ही ना था, और धुंध थी कि एक माँ की तरह सारा सारा दिन फिजा को आगोश में लिए रखती। वो 13 जनवरी का दिन था। सर्दी तमाम दिनों से भरकर थी। BMW तेज़ी से कच्चे रास्ते पे दौड़ रही थी। कुछ दूर जाकर वो कब्रिस्तान के गेट के करीब रुक गई। दरवाज़ा खुला। बाहर आने वाली हस्ती शाह फजल की थी। वो नाक की सीध में चलता मुख्तलिफ कब्रों के करीब से गुजरता शाह फैसल की कब्र के करीब जाकर रुक गया। चंद लम्हे खाली खाली नज़रों से देखता रहा, फिर थके हुए अंदाज में नीचे बैठ गया। कैसे हो फैसल? उसने हाथ कब्र पर यूं रखा गोया वो फैसल का शाना हो। आवाज़ सरगोशी के मुसाबा थी। मुझे पता है ठीक होगी। मुझे देखो, मेरे हाथों से कुछ भी ठीक नहीं होता। देखो फैसल, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर डाले, कितने दिल उजाड़ डाले। वो लड़की, वो मेरे दिल का नासूर बन गई है।
میں کیا کر چکا ہوں اس کے ساتھ، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، مگر میں اس سے معافی مانگوں گا بھی کیسے؟ مجھ میں تو اتنا حوصلہ ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا میری ضد اور ناپسند طبیعت کا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہوتا کہ میں فیصلے کی غلطی کر سکتا ہوں، مگر میں کر چکا ہوں۔ مجھے تسلیم ہے، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی ہے۔ آج بہت حوصلہ اور ہمت کے ساتھ جا رہا ہوں اس کا فیصلہ سننے۔ میری ہمت بندھاؤ یار، وہ کہتے ہوئے قبر سے لپٹ گیا۔ فضا میں ایک سرد سی خاموشی تھی۔ یکلخت کوئی الو بہت کریہ آواز میں چلایا تھا۔ کچھ دور موجود بیری کے درخت میں ہلچل سی مچ گئی۔ ایک دم سے ایک مردہ چڑیا زمین میں گری اور فضا چڑیوں کے شور سے بھر گئی۔ وہ ساکت سا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں گہری دھند اتری جا رہی تھی۔ پتہ ہے فیصل، بابا سائیں کار مختار کی پگ میرے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو نا کتنا بڑا مذاق ہے میرے ساتھ۔ میں تو رب کے اس فرمان کی پیروی نہیں کر سکا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تو لوگوں کو کیا دوں گا؟ میرے ہاتھ میں عدل نہیں ہے۔ میں تو اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تو کسی دوسرے کے ساتھ؟ اس نے لب دانتوں تلے دبا کر جیسے اپنا دکھ بہنے سے روکا۔ میں نے بابا سعید سے کہہ دیا ہے میں اپنا فیصلہ واپس لے لیں، تبھی میں واپس حویلی جاؤں گا۔ یہ ماں باپ کتنے مجبور ہوتے ہیں نا۔ آج ہی ان کا فون آیا تھا، کہنے لگے آ جاؤ، مجھے مت ستاؤ، میں تمہاری ساری باتیں مان لوں گا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ چلتا ہوں۔ وہ اٹھ گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی سمت بڑھنے لگا، بالکل کسی ایسے شخص کے مانند جو اپنا سب کچھ لٹا چکا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی حویلی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو بابا سعید کسی کام سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ بی بی جان کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر اس کا سر منہ چومتی رہی۔ وہ خود پر ضبط کرتا رہا، ورنہ دل چاہ رہا تھا یہ فراغ آغوش میں جو سب خطائیں بھلا دیا کرتی ہیں، اس میں چھپ کر سارے اعتراف کر لے۔ بی بی جان اربیہ کہاں ہے؟ وہ کچھ دیر بعد ان سے پوچھ بیٹھا۔ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اور کہاں؟ مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی فضل۔ مانتی ہوں اس کے ساتھ غلط ہوا، مگر لوگوں کے ساتھ اس سے بھی بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ یوں سب چھوڑ چھاڑ کر تو کوئی نہیں بیٹھتا۔ میں تو ہار بیٹھی سمجھا کر۔ دل چاہتا ہے تو کھانا کھا لیتی ہے، ورنہ سارا دن پڑی رہتی ہے۔ منہ سے کچھ نہ بولنے کی تو گویا قسم کھائے بیٹھی ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ انسنی کر گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں بی بی جان، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ کھانا کھانے کا موڈ نہیں میرا، کسی کو مت بھیجیے گا۔ وہ چادر سنبھالتا اٹھ گیا۔ اس کے قدم تیزی سے مردان خانے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اربیہ اس کو کھڑکی میں کھڑی نظر آئی۔ اس کی دروازے کی طرف پوچھ تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور وہیں جامد ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ نظروں کا تصادم ہوا۔ اربیہ نے پلکیں جھکا لیں۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے تمہارا فیصلہ چاہیے اربیہ۔ اس کا لہجہ بڑا پرسکون اور ٹھنڈا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس کی آواز میں تندی اور چہرے پر سرکشی تھی۔ شاہ فضل نے جیسے اسے اس لمحے بے پناہ ضبط کیا تھا خود پر۔ تم جانتی ہو؟ نہیں میں نہیں جانتی، آپ بتائیں، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ یہاں سے چلی جاؤ اربیہ۔ اس کا لہجہ بڑا دھیما اور ایک التجا سمیٹے ہوئے تھا۔ اربیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں شاہ فضل، خون بہا میں آنے والی عورتوں کو طلاق نہیں دی جاتی۔ وہ طنزیہ انداز میں یاد دہانی کروا رہی تھی۔ میں اس روایت کو بدل دوں گا، اس نے یقین دلایا۔ وہ بے ساختہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ شاہ فضل نے اسے پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ہموار چمکدار دانت بڑے خوبصورت تھے، مگر ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ خاموشی سے اس پر نظر جمائے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ سے زیادہ خود غرض انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب آپ کو لگنے لگا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور تو میں دونوں صورتوں میں ہوں، جرم منصور لالا کا تھا یا نہیں، اس بحث سے بالر تر۔ چلیں مان لیتی ہوں کہ آپ کو غصہ تھا، شدید دکھ کا اپنے بھائی کا، اور اسی غم و غصے کو غلط کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ مجھے نشانہ بنایا۔ نہ صرف نفسیاتی تسکین بلکہ جنسی اور جسمانی تسکین کا بھی۔ آپ کی خود غرضی کا پہلا ثبوت۔ دوسرا تب جب آپ نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے وارث کے لیے مجھے اپنے برابر جگہ دی، اور اب جب وہ نہیں رہا تو یہ سزا میرے لیے، یہ کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ بس کرو اربیہ، اس کی برداشت جیسے ختم ہوگی۔ آپ کیوں نہیں بس کر دیتے؟ ترس نہیں آتا آپ کو مجھ پر؟ وہ پھٹ پڑی۔ زور زور سے روتے ہوئے اس نے شاہ فضل کا گریبان تھام لیا۔ ایک گولی اتار دے میرے سینے میں تاکہ آپ کو سکون مل جائے، مار ڈالے مجھے۔ وہ بلک کر رو رہی تھی۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اربیہ کے شانوں پر جما دیے۔ سزا تو تم مجھے سناؤ۔ جانتی ہو کیا کہا ہے ڈاکٹرز نے؟ یہ کہ تمہاری یہ کنڈیشن، یہ ابارشن کسی شدید ذہنی جھٹکے اور ٹینشن کا نتیجہ ہے۔ تو قصوروار میں ہوا نا۔ اگر میں خود پر ضبط کر لیتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں اربیہ، چلی جاؤ مجھے چھوڑ کر، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیے اور دم سادھ لیا۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ اربیہ زرد رنگت اور پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے صرف یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری عمر ہی ابھی کیا ہے۔ زندگی میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا، خوشیاں، سکون اور کوئی بہت اچھا شخص۔
मुझसे तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। जाओ अरबिहा जाओ, वो थके हुए अंदाज में कह रहा था। अरबिहा के हाथ जो अभी तक उसके गिरेबान पर थे बहुत आहिस्तगी से पहलुओं में गिर गए। चली जाऊँ यहाँ से, वो खोए खोए अंदाज में बोली थी। कहाँ चली जाऊँ? ये तो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, हवेली की बेटियों की किस्मतें कभी नहीं बदलती। लेकिन अरबिहा, मैं ये उसने कुछ कहना चाहा था। नहीं शाह साईं, अब और कुछ नहीं। आप अपना रिकॉर्ड साफ रखने के लिए अपने आप को इस एहसास से जुर्म से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मगर एक बार फिर आप खुदगर्जी दिखा रहे हैं। क्या ज़मानत है आपके पास मेरी खुशियों की, मेरे सुकून की? जो चीज़ आप मुझे नहीं दे सके, आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि वो कोई और शख्स मुझे दे पाएगा? कैसे? क्या आप नहीं जानते कि इस माशरे में तलाक याफ्ता औरत की हैसियत क्या है? और आप ये सोच बैठे हैं कि कोई और अच्छा सा शख्स मेरी ज़िंदगी की सारी कमियों को पूरा कर देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपकी बेवकूफ़ियों पर हंसूँ या रोऊँ? मैं आपको बताती हूँ शाह साई कि क्या होगा जब अरबिहा यहाँ से माथे पे ठुकराई हुई औरत का दाग लेकर जाएगी, तो उसके अपने माँ बाप उसे बोझ तस्वर करेंगे। वो मजबूरन चंद माह बर्दाश्त करेंगे, फिर उसे किसी और के सर लादने की को सोचेंगे। और वो कोई और, जो कोई भी होगा, 2-3 बच्चों का बाप, दूसरी शादी का शौकीन, कोई भूरा, दूसरी तीसरी बीवी का उम्मीदवार, कोई औलाद का ख्वाहिशमंद, वो इनमें से कोई भी हो सकता है, मगर वो हरगिज़ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। और तब क्या हैसियत होगी अरबिहा की? वही जो यहाँ है। शाह फजल को लग रहा था उसके वजूद के सैकड़ों टुकड़े कर दिए गए हों। हर टुकड़ा नाकाबिले बर्दाश्त अजियत में मुब्तला था। वो खुद को इस अजियत से निजात दिलाना चाहता था। वो चीखना चाहता था, वो रोना चाहता था बुलंद आवाज़ में, मगर वो कुछ ना कर सका। वो बेबसी के एहसास से चूर उसके सामने गिर पड़ा। देखो अरबिहा, मैं कितना कंगाल हूँ। मेरे पास कोई अच्छा अमल, कोई नरम बात, कोई खूबसूरत रात नहीं है जिसकी बुनियाद बनाकर मैं तुम्हें कह सकूँ कि तुम ये ले लो और इसके बदले मुझे माफ़ कर दो। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। वो लंबा चौड़ा मर्द, वो हाकिम, फूट फूट कर रो रहा था। वक्त का कैसा उलट फेर था। वो खामोशी से रोती रही, जैसे कुछ ना कहना चाहती हो। एक बार फिर एक तारीख और स्याह रात उनके दरमियान आ रही थी। गुजरी रातों की मानिंद उसमें सख्ती नहीं थी, जबर नहीं था, अजियत नहीं थी। वो बेड पर नदी के दो किनारों की मानिंद दराज थे, और वो कोई नहीं जानता था कि वो कब मिलने वाले थे भी या नहीं। गमों की जो फसील है वो इस कदर तवील है, गज़ब तो है कि एक नहीं, फसील दर फसील है। तुम इसकी हर मुंडेर पर आरजुओं के तेल से चिरागे दिल जलाओ ना, ज़रा सा मुस्कुराओ ना, ज़रा सा मुस्कुराओ ना। ज़िंदगी एक बार फिर अपनी डगर पर रवा दवा हो गई थी। वही पुरानी डगर, वो इसी तरह उसके आगे पीछे फिरती, उसके काम करती, उसके पैर दबाती, मगर रात होते ही वो किसी सिंड्रेला की मानिंद बदल जाती। खामोशी से तकिया उठाती और बेड के दूसरे किनारे पर दराज हो जाती, और वह सिर्फ लब चबाकर रह जाता। वो इस फासले को पाटना चाहता था, मगर एक चीज़ माने थी, और वो था अरबिहा का गुरेज। वो जानता था वो इससे बच रही थी। वो अब तक बड़े ज़ब्त और हौसले से खुद पर काबू पा रहा था, मगर कब ये पैमाना लबरेज हो जाए कोई नहीं जानता था। इन बेजार कुन और सर्द मिजाज दिनों में एक हैरत अंगेज़ बात नुदरत के लिए निसार का प्रपोजल था। बीबी जान ने नुदरत के सरपरस्त की हैसियत से हाँ कर दी। दोनों ही शाह फजल के मुलाजिम खास की हैसियत रखते थे, इसलिए इसे भी कोई इतराज़ न था। वो 15 जनवरी का दिन था। सुबह से ही फजा धुंध आलूद थी। सर्द हवा गोया हड्डियों में घुस रही थी। शाह फजल मामूल के काम निपटा के लौटा तो अरबिहा उसके लिए चाय ले आई। उसने तो शकराना नज़रों से उसे देखा। उसे इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी। रात जब वो अपने इर्द गिर्द ढेरों कागजात फैलाए बेहद मसरूफ़ था, और अरबिहा नाइट सूट बदलने के बाद ड्रेसिंग रूम के सामने बैठी बाल बना रही थी। दरवाज़ा बजाकर नुदरत अंदर आई। वो दोनों के लिए गर्म दूध लाई थी। सलाम शाह साईं। उसने दूध साइड टेबल पर रखा। जवाबन उसने सिर्फ सर हिलाने पे इक्तफा किया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शाह फजल ने आवाज़ दी, जी साईं। वो बोली, मुझे तुमसे निसार के बारे में बात करनी है। नुदरत का रंग फक हुआ। क्या बात है साईं? वो हकला गई। एक झमाके से उसके दिमाग में अरबिहा की शबीर लहरा गई। वो भी तो उससे ऐसे ही डरती थी, लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि आखिर नुदरत क्यों डर रही थी। तुम खुश हो इस शादी से? संजीदगी से पूछा। बेगम साई खुश हैं, आप खुश हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? वो आंसू छुपाने के लिए तेज तेज पलके चिपकाने लगी। बात हमारी खुशी की नहीं, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। अरबिहा ने बुरश करते हुए इस्तेहज़ाइया अंदाज में इस ब्रॉड माइंडेड इंसान को देखा। नुदरत खामोशी से खड़ी रही। शाह फजल खोजने वाले अंदाज में उसका जायजा लेता रहा। ठीक है जाओ। उसके जाने की इजाज़त दी। वो पलटी और सर झुकाकर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वो उठा, दरवाज़ा लॉक किया, आतिशदान के पास धरी इजी चेयर पर आकर विराजमान हुआ। जलती लकड़ी और भड़कते शोलों का जायजा लेते हुए वो सोच रहा था। उसका दिल भी तो ऐसे ही जल रहा था। अरबिहा उठी और दूध का गिलास उठाकर उसके पास चली गई। दूध ले लें? उसने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अरबिहा, उसने बेताबी से उसको देखा। जी। उसने नज़रें झुका लीं। शाह फजल ने कुछ कहना चाहा, मगर कह नहीं पाया। रख दो, ले लूँगा। उसने नज़रें फिर से आतिशदान पे जमा दी। अरबिहा ने बिना कुछ कहे
गिलास रखा और बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। लॉन तारीक और धुंधला था, बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह। वो खामोश अंधेरे में कुछ खोजती रही। मतला साफ नहीं है, लगता है बारिश होगी। शाह फजल की आवाज़ पर वो चौंकी। पता नहीं वो कब उसके पास आ खड़ा हुआ था। पता नहीं, वो मध्यम आवाज़ में बोली। मैं सोच रहा हूँ कि कल मलिक हाउस चलें। अरबिहा ने हैरानी से उसे देखा मगर कहा कुछ नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अरबिहा को बोलने पे उकसाया। वो इतना खामोश रहती थी कि उसे बात करने पर मजबूर करने के लिए वो कितनी ही देर लायानी बातें करता रहता। जैसे आपकी मर्जी, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। शाह फजल को उसकी फरमाबरदारी से अजीब सी वहशत हुई। आओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वो बेड की सिमत भर गई। वो इसकी तकलीद करती हुई बेड के नज़दीक आ गई। वो नीम नाराज़ हुआ तो उसके पैर दबाने के लिए उसकी पाइंथी बैठ गई। उसके हाथों ने नरमी से शाह फजल के पैरों को छुआ तो एक सुकून उसके अंदर तक उतरता चला गया। उसने बरगौर अबीहा को देखा। वो गुलाबी नाइट सूट में थी, बालों के छोटे से हेयर बैंड में समेटे, रंगत में जर्दियाँ लिए हुए, आंखों के गिर्द गहरे हल्के और पपड़ी ज़दा हों। दर्द की एक लहर उसके दिल में उठी और सारे वजूद में फैल गई। इसने अपने पैर खींच लिए। उसने दायां बाजू मोड़कर आंखों पर रख लिया, जैसे अपने तासुरात छुपाना चाहता हो। वो उठी और अपनी मखसूस जगह पर जाकर दराज हो गई। कमरे में जहरनाक खामोशी थी। सिर्फ दो नफूस के तनफ़ुस की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ न थी। कुछ देर बाद शाह फजल ने बाजू हटा के उसे देखा। वो उसकी तरफ रुख किए सो रही थी, एक बाजू सीने के साथ लगाए, दूसरा हाथ गाल के नीचे धरे, बिना लिहाफ ओढ़े वो बेखबर सो रही थी। उसने लिहाफ उस पर डाला और रोशनियाँ बुझा दी। शायद जिनके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होता वो इसी तरह सो जाते हैं, बेखबर और मुतमिन नींद। और मुझे नींद ही नहीं आती। यूँ लगता है अब किस्मत में जागना ही रह गया है। वो दिल पे ढेरों बोझ संभाले उठा और टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। टेरेस तारीकी में डूबा हुआ था। सर्द हवा जिस्म के आर पार हो रही थी। वो खामोशी से टेरेस पर रहा। रात कतरा कतरा भीग रही थी। वो हर एहसास से बेनियाज दूर तारीकी में जाने क्या खोज रहा था। जाने कितना वक्त बीता। वो थक कर उठा और अंदर वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि लम्हा भर ठटक सा गया। उसे यूँ लगा जैसे कोई सर्वेंट क्वार्टर से निकल कर लॉन के खारजी हिस्से की तरफ जा रहा हो। उसने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। बहुत दूर से खुश्क पत्तों पर चलने की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी। उसे एसपी अब्बास की बात याद आई। पीठ में छुरा घोंपने वाले अपने ही होते हैं, अपने इर्द गिर्द खुसूसी नज़र रखिए। वो तेज़ी से वापस पलटा और कमरे से अपना रिवॉल्वर निकाल आया। स्याह चादर मजबूती से अपने गिर्द लपेटते हुए उसने स्लीपर वहीं उतार दिया और तेज़ी से उस सिमत भरने लगा। अचानक बादल गरज उठे, बिजली कड़की और तारीकी में एक पल को रोशनी से फैल गई। इस रोशनी में एक दरख्त के नीचे खड़े दो साए फ़ौरन उसकी निगाह में आए। वह एहतियात से उनकी सिमत भरने लगा। कुछ नज़दीक पहुंचकर उसने खुद को एक दरख्त के तने की आड़ में छुपाया और सर निकालकर माहौल का जायजा लेना चाहा। उसी वक्त एक घुटी घुटी निस्वानी चीख ने उसे मुंजमन सा कर दिया। ये आवाज़ उसके लिए बड़ी जानी पहचानी थी। धोखा खाने का सवाल ही नहीं था। वो नुदरत की आवाज़ थी। फिर यखलख्त ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी। अल्फाज साफ नहीं थे, उसे समझने में दुश्वारी हो रही थी। वो मज़ीद कुछ आगे सिरका। अगर तूने मुँह खोलने की कोशिश की तो तेरा इंजाम ही उस शाह फैसल की तरह होगा, समझी तू? कोई गड़राया था। बिजली कड़की और जैसे शाह फजल पे आ गिरी। ये निसार की आवाज़ थी। वो हैरत की ज़्यादती से साकत सा खड़ा था। तू छुपा नहीं सकेगा। याद रखना, शाह साईं पुलिस से तहकीकात करा रहे हैं और एक दिन वो जान लेंगे कि कातिल तू है। तूने मारा है शाह फैसल को, ये सच सामने आके रहेगा और फिर तू देखना निसार, तेरा क्या हशर होगा। शाह शाही तुझे कुत्तों के आगे डाल देंगे। उससे में उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगी, बोल। उसने शायद नुजरत के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए थे। वो घुटी घुटी आवाज़ में चीखी थी, मेरे बाल छोड़ जलील आदमी, किस बात का बदला लिया तूने छोटे साई से? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? तकलीफ और गुस्से में उसकी आवाज़ तेज़ होगी। जानना चाहती है ना तो सुन। शाह फजल ने गुलजार को राखे खेतों की रखवाली करने वाले के साथ रात को पानी लगाने भेज दिया। उसे ठंड लग गई, निमोनिया हो गया था उसे, और सिर्फ 3 दिन बाद वो मर गया। उस शाह फजल की वजह से मेरा भाई मर गया। ये वडेरे, ये शाहजादे खुद को फिरौन समझते हैं, लोगों को यूं सजाएं सुनाते हैं जैसे वो उनके ज़र खरीद हों। ये ही जिम्मेदार है मेरे भाई के मरने के। तब मैंने अहद किया था कि मैं इनसे बदला लूँगा, इस शाह फैसल को मार डालूंगा, ताकि शाह फजल को पता चले कि जब खुद पे पड़ती है तो क्या गुजरती है। और मैंने ऐसा ही किया। कोई नहीं जानता कि गोली मैंने चलाई थी और कोई जान भी नहीं सकेगा। मगर तू, गलती हुई मुझसे कि तुझको बता दिया। ये भूल गया कि औरत ऐसी चीज़ है जो कभी राज नहीं रख सकती। मगर अब नहीं, इससे पहले कि तू उन्हें बताए मैं तेरा किस्सा ही पाक कर दूंगा। वो सफाकी से बोला और रिवॉल्वर निकाल लिया। नुदरत फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी और शाह फजल साकित खड़ा सब सुन रहा था। उस वक्त वो खून जमा देने वाली सर्दी से भी बेनियाज हो चुका था। तू मुझे मार डालेगा? वो दहशत ज़दा थी। हाँ, तेरी सूरत में एक मुस्तकिल ख़तरा मेरे साथ रहेगा। तो मुझे प्यारी ज़रूर है, मगर अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं। उसका लहजा कमीनगी से भरा हुआ था। बादल ज़ोर से गरजे और बारिश शुरू हो गई। फ़ज़ा में फायर की आवाज़ गूंजी। नुदरत के हलक से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। कमरे की फ़ज़ा में 3 नफूस की मौजूदगी के बावजूद पूरी इसरार खामोशी थी। वो ज़मीन में गिरी हुई थी
اس کے کپڑوں میں مٹی کے داغ تھے، دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ یہ رونا دھونا بند کر لڑکی، اور مجھے سچ سچ بتا، یہ کھیل کب سے کھیل رہی تھی اس کے ساتھ مل کر؟ شاہ محمود کی آواز میں گرج اور آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ لڑکی کا رونا مزید تیز ہو گیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں تجھ سے؟ وہ دھارے، وہ ہنوز روئے جا رہی تھی۔ فضل، اس کو یہاں سے لے جاؤ، ورنہ میں اس کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ ان کے منہ سے تیزاب کی مانند ابلتے ہوئے لفظ نکلے۔ لڑکی کا رنگ فک ہو گیا۔ شاہ فضل نے لب بھینچے ہوئے آگے بڑھ کر فمبل ہو رہا ہے، لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شاہ محمود فون لے کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ انہیں چند ضروری فون کرنے تھے، چند ضروری فیصلے کرنے تھے۔ شاہ فضل کے سر پہ کار مختار کی پگ رکھنا تھی اور نثار کی لاش کو ٹھکانے لگوانا تھا۔ وہی لوگ میرے قدموں سے زمین کھینچ رہے ہیں، جو لوگ میرے قد کے برابر نہیں آتے۔ وہ کسی بپھڑے ہوئے شیر کی مانند ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رک گیا، چند لمحے دہکتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس پہ جھپٹ پڑا۔ تھپڑ اس کے چہرے پہ مارتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اگر میں فائر نہ کرتا تو وہ تمہیں ختم کر دیتا، جانتی ہو؟ بتاؤ مجھے، بولو، کب سے جانتی تھی تم؟ وہ گڑرایا۔ جب آپ لاہور گئے تھے عربی حبیبی کو لے کر، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ تب کیوں نہیں بتایا؟ وہ بتانا چاہتی تھی سائیں، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ مجھے دھمکاتا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو بدنام کر دوں گا۔ سائیں میں ڈر جاتی تھی۔ تو اس سے شادی کرنے چلی تھی؟ فضل نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ سائیں میں نے نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو بیگم صاحبہ نے سائیں کے حکم پر نثار نے بیگم سائیں سے بات کی تھی شادی کے لیے۔ مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں تھا، حکم دیا گیا تھا مجھے۔ فضل نے اس کے بازو جھٹکے سے چھوڑا۔ شاہ سائیں اگر وہاں نہ آتے تو میں مر چکی ہوتی۔ اس وقت میں نے بڑی شدت سے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ کاش آپ کہیں سے آ جائیں یا مجھے چند پل مل جائیں تاکہ میں آپ کو سب بتا سکوں۔ اور دیکھیں سائیں، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، آپ خود بخود وہاں آ گئے۔ وہ تشکر سے کہہ رہی تھی۔ کتنے بہت سے پردے ہٹ کے آنکھوں سے، کتنے بہت سے راز فاش ہو گئے تھے، کتنی تلخ حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ اگر وہ فائر نہ کرتا تو نثار ندرت کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا اور شاہ فیصل کے اصل قاتل کا معاملہ کبھی حل نہ ہوتا۔ منصور ہنوز مجرم رہتا اور عربیہ کل پنچایت بیٹھ رہی ہے، کیا بیان دوگی؟ شاہ فضل نے ٹھوس لہجے میں کہا اور ندرت نے سر جھکا لیا۔ تبھی عربیہ وہاں آئی۔ نثار کی موت کے بارے میں اس نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ندرت خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کمرے میں موجود خاموشی مزید پراسرار لگنے لگی۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور اگر آپ وہاں نہ آتے تو وہ اپنے گندے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا۔ آپ کو دیکھ کر اس نے پستول نکال لیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اگر آپ اسے نہ مارتے تو وہ سب ختم کر دیتا۔ ندرت کا لہجہ بڑا مستحکم تھا۔ شاہ فضل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی کمینگی کہاں سے لے لی تو نے؟ اس کے لبوں پر محظوظ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ سے؟ یہ آواز ندرت کی نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ پیچھے مڑا۔ اسے کرنٹ سا لگا۔ اسٹڈی کے درمیانی دروازے پر عربیہ بڑی دیر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی پوری طرح روشن آنکھیں ثبوت تھیں کہ وہ بڑی دیر سے جاگ رہی تھی اور کھڑی تھی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھ رہی۔ تم جاؤ یہاں سے، اس نے تحکمانہ انداز میں ندرت سے کہا۔ ندرت نے شاہ فضل کی طرف دیکھا، جس نے اسے آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ واہ شاہ سائیں واہ! اس نے تالی بجائی۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہاں بند کمرے میں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ نثار کی موت کو فطری رنگ کیسے دیا جائے، اور میرے سامنے مظلوم بننے کا ناٹک کرتے ہیں آپ؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں آپ کو معاف کر دوں، آپ کی طرف پلٹ آؤں، تو پھر آپ کل یہ اعلان کریں گے کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، میرے بابا سے معافی مانگیں گے۔ آپ چاہتے تھے نا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہو جو آپ مجھے دے کر مجھ سے معافی مانگ سکے؟ چاہتے تھے نا؟ تو جان لیجئے آپ کا یہ عمل مجھے ہمیشہ کے لیے آپ کا کر دے گا، عربیہ نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے داؤ کھیلا۔ شاہ فضل جیسے زلزلے کی زد میں تھا۔ توڑ پھوڑ کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ اور یاد رکھیے گا شاہ سائیں، جو شخص غلطی تسلیم نہیں کرتا وہ اصلاح نہیں چاہتا۔ جب میں بے قصور ہوتے ہوئے سزا سہ سکتی ہوں تو آپ غلط ہوتے ہوئے غلطی تسلیم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے کسی جھونکے کی مانند باہر نکل گئی۔ اگلے دن پنچایت کے تمام سرکردار افراد موجود تھے۔ فیروز ملک کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ ایس پی عباس بھی موجود تھا۔ کارروائی شروع ہوئی۔ شاہ محمود کے مصاحب خاص نے خود تفصیل سے ساری حقیقت حاضرین کے گوش گوار کی۔ گلزار کی موت سراسر طبعی تھی۔ اس میں کسی قسم کا تشدد یا بدلے کی جھلک دکھائی نہ دیتی تھی، اس لیے نثار کے ہاتھوں شاہ فیصل کا قتل سراسر زیادتی اور ظلم قرار دیا گیا۔ ایس پی عباس نے حقائق پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ نثار نے کس طرح موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا الزام منصور ملک کے سر دھر دیا گیا، مگر سچ ہے کہ مجرم بے پناہ ہوشیاری کے باوجود اپنا کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ منصور ملک کے اور اپنے ریوالور میں فرق کو نظر انداز کر گیا۔ پھر ندرت کا بیان لیا گیا جو کہ حقیقت پر مبنی تھا، اور اس نے بتایا کہ نثار نے اسے خود بتایا تھا کہ شاہ فیصل کو اس نے قتل کیا تھا۔ جب اس نے نثار کو دھمکایا کہ وہ سب کچھ شاہ فضل کو بتا دے گی تو وہ اسے بھی مارنے پہ تل گیا۔ خاص ذاتی طور پر وہاں شاہ فضل آ گیا، جس نے نثار کا اعتراف اپنے کانوں سے سن لیا
اور اگر اس وقت نثار پر گولی نہ چلاتا تو اپنا جرم چھپانے کی خاطر نثار ندرت کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ آخر میں منصور ملک کو بے گناہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ جہاں کہیں بھی روح پوش ہے باعزت واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا اہم فیصلہ قاری مختار کا تھا۔ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں شاہ فضل کے سر پر دستار رکھی گئی، خصوصی دعائیں مانگی گئی، مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ جب فیروز ملک نہ مانگ کے لیے اس کے قریب آئے اور بے ساختہ ان سے لپٹ گیا۔ میں اور اربیہ شام کو آپ کے ہاں آئیں گے، اس نے مدھم لہجے میں کہا، اور ان کی آنکھوں کی حیرت اسے شرمندہ کر گئی۔ ایک تھکا دینے والے بھرپور دن کے اختتام کے بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ شاہ فضل نے آہستگی سے اسے قریب کر لیا۔ اجازت ہے؟ اس کا مدھم لہجہ بے پناہ پیار لیے ہوئے تھا۔ اربیہ نے بے ساختگی سے مسکرا کر اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم بہت عظیم ہو اربیہ، تم نے ناحق اتنے مظالم سہے، میں بہت بہت شرمندہ ہوں، مگر اب میرا وعدہ ہے میں تمہیں بے پناہ پیار دوں گا، اپنی ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ اربیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں رلایا ہے اربیہ، مگر اب نہیں، اب صرف محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، خوشیاں، پیار اور مسکراہٹیں بس۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومنے لگا۔ اربیہ نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔